कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर को दिखाते हुए। हम एक लड़की बानी को देखते हैं जो डॉक्टर पृथ्वी सेठ के साथ बैठी होती है। पृथ्वी उसे समझाते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बहुत डरा हुआ था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन फिर मुझे जवाब मिला, ना डर, ना दर्द, ना डिप्रेशन, मैं पूरी तरह से आजाद हो चुका था। वो आगे कहता है कि अगर तुम्हें भी यही चाहिए तो चलो मेरे साथ। पृथ्वी उसका हाथ पकड़कर झील की तरफ ले जाता है और कहता है कि भरोसा रखो, खुद को छोड़ दो, सरेंडर कर दो। अचानक उसकी आवाज डरावनी हो जाती है और वो बानी को पानी में डुबाने लगता है। बानी किसी तरह पानी से बाहर निकलने में कामयाब होती है और तभी उसके सामने एक काला साया दिखाई देता है। वो घबराकर तुरंत अपने होटल की तरफ भागती है। रिसेप्शनिस्ट भी उसे देखकर हैरान थी कि आखिर उसे हुआ क्या। बानी सीधा अपने रूम नंबर 408 में चली जाती है। अंदर जाते ही उसकी सांसें और धड़कन बहुत तेज चल रही थी, जैसे दरवाजा बंद करने के बाद भी कोई बाहर मौजूद हो। वो डॉक्टर पृथ्वी को कॉल करती है लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। फिर वो अपने पापा को कॉल करती है और कहती है मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ, लेकिन उसके पापा की आवाज अचानक डरावनी हो जाती है, जो बोलते हैं तू झूठ क्यों बोल रही है, मुझे सब पता है, तू नौकरी नहीं करती, धंधा करती है, जरा भी शर्म है तो खुद को खत्म कर ले। ये सुनते ही बानी टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके कमरे में अंधेरा फैलने लगता है जो धीरे धीरे उसे निगल लेता है। अब कहानी 1 महीने के बाद जाती है और हम इंस्पेक्टर कल्पना कदम को देखते हैं जो रात में तेज बारिश के बीच पुलिस स्टेशन पहुंचती है। बाहर बानी के पापा बैठे होते हैं लेकिन कल्पना उन्हें नजरअंदाज करके अंदर चली जाती है। अंदर वो अपने सीनियर ऑफिसर गोखले से मिलती है और वो उन्हें संजना रेड्डी का स्टेटमेंट देती है जो एक एक्ट्रेस थी। वो बैठने की कोशिश करती है लेकिन एक और इंस्पेक्टर होता है नायक, जो उसकी कुर्सी खींच लेता है। फिर वो दोनों कल्पना का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये तो बस लोगों का दिमाग खा खा कर आखिरकार कन्फेशन निकलवा ही लेती है। ऑफिसर फिर कल्पना को एक मिसिंग लड़की का केस सौंपते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि बानी का केस है। वो कहता है कि थोड़ी बहुत जांच हुई है, कुछ गड़बड़ नहीं निकली, लेकिन उसके पापा मान नहीं रहे जो बाहर बैठे हैं। तुम जाओ उनसे बात करो और फिर रिपोर्ट पर साइन कर देना और केस क्लोज कर देना। कल्पना बाहर चली जाती है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जय, जो कि अपने थेरेपिस्ट के साथ बात कर रहा था। कहता है कि बानी खुद बिल्डिंग से नहीं गिरी थी, उसके पीछे एक परछाई थी और वो किसी इंसान की परछाई नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा जिंदा हो। फिर वो खुद सोच में पड़ जाता है, कहता है शायद मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। कल्पना अब बानी के पापा से पूछताछ करती है और सबसे पहले पूछती है आपने झूठ क्यों बोला कि आपकी बेटी कॉल सेंटर में काम करती है। वो कहती है हमने पूरी जांच कर ली है, कुछ भी नहीं मिला, और वैसे भी बानी तो मेंटली अनस्टेबल थी। पापा कहते हैं वो बाइपोलर थी। भले ही मेरी लड़की एस्कॉट है लेकिन वो जो भी थी मेरी बेटी थी। कल्पना कहती है मैं गलत तो नहीं कह रही, बस ये कह रही हूँ कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन उसके पापा जवाब देते हैं कि अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो जब मैंने उसे कॉल किया था वो फोन पर चिल्ला क्यों रही थी। कल्पना रिपोर्ट चेक करती और देखती है कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। पापा कहते हैं मैंने ये सब कुछ इंस्पेक्टर नायक को बता दिया था। इधर वो लड़का जय, जो कि अपने थेरेपिस्ट से बात कर रहा था, पता चलता है कि बानी उसके सपने में आई थी, लेकिन सब कुछ बहुत ही ज्यादा रियल लग रहा था। थेरेपिस्ट उससे पूछता है क्या तुम उस लड़की को जानते हो। जय कहता है नहीं। थेरेपिस्ट फिर पूछता है कहीं ये नाइटमेयर तुम्हारे उस एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ तो नहीं है। जय गुस्से में बोलता है आप हमेशा उसी एक्सीडेंट की बातें क्यों करते हो। थेरेपिस्ट कहता है क्योंकि जब से तुम्हारा वो एक्सीडेंट हुआ है तब से तुम्हें ये सारे सपने आ रहे हैं, शायद एक्सीडेंट ने ही ये ट्रिगर कर दिया हो। गुस्से में जय वहां से चला जाता है। बानी के पापा के जाने के बाद कल्पना नायक की रिपोर्ट पर साइन करके केस क्लोज करने वाली होती है, लेकिन बानी के पापा से हुई बातचीत के बाद उसे समझ आता है कि केस में कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो साइन नहीं करती। जय अपने घर पर अपनी मम्मी सरिता के साथ डिनर कर रहा था। मम्मी भी उसे समझा रही होती है कि तुम्हें और सेशंस पर जाना चाहिए, कम से कम 7 या 8 सेशंस पूरे तो करो, आजकल खाना भी ठीक से नहीं खाते। जय कहता है आपने फिर से पृथ्वी के लिए रोटियां बना दी, मतलब ये हुआ कि जय और पृथ्वी भाई हैं। जय बाहर निकलता है कचरा फेंकने के लिए और वहाँ कुत्तों को खाना खिलाने लगता है। तभी उसे अपनी गाड़ी के पास से क्लिकिंग जैसी आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत जाकर गाड़ी को ढक देता है। इधर कल्पना अपने घर पर बैठकर बानी वाले केस को पढ़ रही थी। फिर वो बगल वाले घर में एक कपल को देखती है और मुस्कुराती है। अगली सुबह कल्पना होटल के कमरे 408 में जाती है जांच के लिए, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। वो होटल के मैनेजर से कहती है वारदात की रात और उसके 1 हफ्ते आगे पीछे की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैनेजर कहता है उस रात सर्वर रूम में आग लग गई थी, कुछ बचा ही नहीं। नायक सर को तो सब पता है। कल्पना कानिटकर से कहती है फायर डिपार्टमेंट वालों से फुटेज का जुगाड़ करवाओ। कानिटकर मैनेजर से कहता है कि ज्यादा होशियार मत बन वरना कल्पना तुझे छोड़ेगी नहीं। कल्पना वहाँ खिड़की पर नए कांच लगे देखती है। मैनेजर बताता है कि फायर डिपार्टमेंट वालों ने खिड़की तोड़ दिए थे। कल्पना कहती है इतना कुछ हो गया और पुलिस वालों को बताया तक नहीं। वो कानिटकर से कहती है उस रात की गेस्ट लिस्ट भी मंगवाओ। वो होटल के बाहर एक कैमरा देखती है और कानिटकर से कहती है इसका फुटेज निकलवाओ। उधर जय, जो कि मेडिकल स्टूडेंट है, अपने
क्लास में बैठकर डार्कनेस से जुड़ी गूगल सर्च करता है। उसे एक यूट्यूब वीडियो मिलता है जिसका क्रिएटर का नाम है रूमी। वीडियो में रूमी अंधेरे के बारे में बात कर रही होती है। कहती है कि हम हमेशा अंधेरे को अनदेखा कर देते हैं लेकिन वो चुपचाप हमें देखता रहता है। जब डॉक्टर उसे सवाल पूछते हैं तो वो डर के मारे वहां से चला जाता है। इधर हम रूमी को देखते हैं जो अपने घर आती है तो कुछ बच्चे उसके कंटेंट को लेकर उसे चिढ़ाते हैं क्योंकि उसका कंटेंट भूत प्रेत से जुड़ा होता है। अपने कमरे में आते ही उसे अपने मामा के तरफ से ब्राउनीज मिलती है लेकिन वो उन्हें डस्टबिन में फेंक देती है। जय रूमी का चैनल देखते ही रहता है और उसे एक लाइव वीडियो मिलता है जिसमें रूमी कह रही होती है कि मुंबई में भी कुछ अजीब हो रहा है, लोगों के साथ अजीब अनुभव हो रहे हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो जरूर बताइए। जय वीडियो में ज्वाइन करता है लेकिन वो रूमी पर चिल्लाने लगता है कि तुम मेंटल स्टेट को पैरानॉर्मल एंगल क्यों दे रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब करने में, तुम बस सब्सक्राइबर्स और लाइक्स के लिए ये सब कर रही हो। रूमी जवाब देती है कि जब किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो डर के मारे वो किसी को बता नहीं पाते क्योंकि लोग उसे पागल समझेंगे और तुम जैसे लोग ही उन लोगों को दिमागी तौर पर बीमार कहते हो। दोबारा मेरे चैनल पर आकर बकवास मत करना। कनेक्ट कर बानी का कॉल रिकॉर्ड कल्पना को लाकर देता है और बताता है कि होटल के स्टाफ सब एक ही कहानी सुना रहे हैं और ये सब काफी अजीब है। कॉल रिकॉर्ड में कल्पना देखती है कि बानी बार बार सिर्फ एक ही नंबर पर कॉल कर रही थी। ढूंढने पर पता चलता है ये नंबर पृथ्वी का था जो फिलहाल स्विच ऑफ है। उधर जय अपने भैया पृथ्वी के लैपटॉप से लॉगिन करने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास पासवर्ड नहीं होता। वो अपने भैया का एक मेडल भी देखता है लेकिन उससे भी उसे कोई क्लू नहीं मिलता। रात में जब जय सो रहा था तो उसके कमरे में भी अंधेरा फैलने लगता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हिला भी नहीं पाता। अचानक अगली सुबह उसकी नींद खुलती है। उसकी माँ कहती है कि अगर मन अच्छा नहीं लग रहा तो कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, खाना बना दिया है, टाइम पर खा लेना। कल्पना और कानिटकर बानी के पापा से मिलने जाते हैं और उनसे पृथ्वी के बारे में पूछते हैं लेकिन पापा कहते हैं कि मैं पृथ्वी के बारे में नहीं जानता, ना ही बानी ने कभी बताया। कल्पना वहाँ फोटो देखती है और फिर बानी का कमरा चेक करने चली जाती है। बानी की माँ एक कुर्सी पर बैठे अंधेरे कमरे की तरफ देख रही थी। कल्पना को वहाँ एक कार्ड मिलता है जिस पर आत्मा लिखा हुआ था। पापा बताते हैं कि ये एक हीलिंग सेंटर है। बानी को इससे काफी फायदा भी हुआ था। सबके चले जाने के बाद बानी की माँ अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ती है और एक अलमारी खोलकर किसी से कहती है वो सब लोग चले गए हैं, अब बाहर आ जाओ। कल्पना और कानिटकर आत्मा हीलिंग सेंटर जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात मैनेजिंग डायरेक्टर चैतन्य से होती है। चैतन्य उन्हें वहाँ की कंसल्टेंट आयशा से मिलवाता है। कल्पना उससे बानी के बारे में पूछती है जो यहाँ की स्टूडेंट थी। आयशा कहती है 4 महीने हो गए वो आई ही नहीं। कल्पना उससे पृथ्वी की फोटो दिखाकर पूछती है क्या आपने इसे देखा है। जैसे ही आयशा अपने बाल कान के पीछे करती है कल्पना उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। आयशा कहती है पृथ्वी जैसा तो कोई यहाँ आया ही नहीं। कल्पना कहती है अगर बाकी स्टूडेंट्स की भी जानकारी मिल जाती तो अच्छा होता। आयशा कहती है आप लोग कुछ लीजिएगा। कानिटकर कहता है मुझे चाय चाहिए, बिस्किट भी। फिर वो एक कॉल रिसीव करने के लिए बाहर चला जाता है। कल्पना अब आयशा से पूछने लगती है आखिर यहाँ होता क्या है। आयशा बताने लगती है कि हम यहाँ लोगों को थेरेपी देते हैं उनके दिमाग को हील करने के लिए, यहाँ तक कि कई बार इंस्पेक्टरों को भी यहाँ थेरेपी दी जाती है। फिर वो कल्पना से कहती है अगर आप ट्राई करना चाहे तो कर सकती हैं। कल्पना मुस्कुराकर कहती है मुझे थेरेपी का शौक नहीं। आयशा कहती है शौक किसको होता है, बस कभी कभी थेरेपी की जरूरत पड़ जाती है। फिर वो उसे अपना कार्ड देती है और कल्पना वहाँ से चली जाती है। इधर रूमी को जय का मैसेज आता है क्या अंधेरा जिंदा हो सकता है। वो नाम पहचान लेती है कि ये तो वही लड़का है जिसे उसने गाली देकर अपने वीडियो से बाहर निकाल दिया था। अब दोनों में बातचीत होती है और जय बताता है कि मैंने खुद अंधेरे को जिंदा होते हुए देखा है। रूमी उसे एक वीडियो भेजती है जिसमें बानी के मम्मी पापा होते हैं। वीडियो में बानी की माँ कह रही होती है अंधेरा मेरी बेटी को ले गया, अब वो कभी नहीं मिलने वाली, खा गया हमारी बेटी को। तभी उनके घर पर इंस्पेक्टर कल्पना पहुंच जाती है पृथ्वी को ढूंढते हुए। जय कहता है अभी वो घर पर नहीं है मगर वो लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। कानिटकर पृथ्वी के चीजें जब्त करने के लिए अंदर चला जाता है और कल्पना जय से पूछने लगती है तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है। जय अपने पापा के बारे में कुछ नहीं कहता। कल्पना उसे बानी की फोटो दिखाती है। फोटो देखते ही जय डरने लगता है, कहता है मुझे नहीं पता ये कौन है। तभी वहाँ जय की मम्मी आ जाती है और कल्पना उन्हें बानी की फोटो दिखाकर कहती है क्या पृथ्वी की ये गर्लफ्रेंड है, हमें लगता है कि इस लड़की के गायब होने पर पृथ्वी का हाथ है। सरिता जवाब देती है ये नामुमकिन है क्योंकि पृथ्वी तो हॉस्पिटल में है, वो अभी कोमा में है पिछले 1 महीने से। कनेक्ट कर जाते जाते जय को उसका लैपटॉप लौटा देता है और सोचने लगता है कि बानी तो 23 तारीख को गायब हुई थी और पृथ्वी 22 तारीख से ही हॉस्पिटल में है, इसलिए पृथ्वी पर शक करना गलत है। लेकिन कल्पना को जय पर शक था क्योंकि वो बानी की फोटो देखकर घबरा गया था। पुलिस स्टेशन में नायक कल्पना से पूछने आता है बानी वाला केस अब तक बंद क्यों नहीं हुआ। कल्पना उल्टा जवाब देती है कि जब केस सॉल्व हो जाएगा तब साइन कर दूंगी, इतनी जल्दी क्या है। नायक चला जाता है। कल्पना होटल के बाहर का फुटेज देखती है, उसमें बानी डर के मारे
मारे होटल के अंदर भाग रही होती है। कल्पना खुद किसी को याद करते हुए कहती है, इस डर को मैं पहचानती हूँ। जय रूमी से मिलता है, वो उसे बताता है, मैंने बानी को देखा है, उसे अंधेरा ले गया था, ये सब मुझे सपने में आया था। ये सुनकर रूमी कहने लगती है, ये तो पागलपन है। जय कहता है, नहीं, मैंने अंधेरे को रियल में देखा है। 22 तारीख को मेरा और मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उसी दिन मैंने उस अंधेरे को देखा था। अगले दिन मैंने सपने में बानी को देखा, वो अंधेरा उसे ले गया। मुझे समझ नहीं आया मैं किससे बात करूं, इसीलिए मैंने तुमसे कांटेक्ट किया। इसके बाद दोनों उसी जगह जाते हैं जहां उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। जय बताता है कि एक्सीडेंट के बाद मैं बेहोश हो गया था। होश आया तो पृथ्वी अपनी जगह पर नहीं था और मैंने देखा अंधेरा उसे खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने भाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में अंधेरे का एक हिस्सा जय के अंदर भी आ गया। एक ट्रक सामने आ रहा था तो वक्त रहते जय ने पृथ्वी को खींच लिया। दोनों की जान बच गई, लेकिन पृथ्वी होश में नहीं आया। जय फिर रूमी से कहता है, क्या तुम कल बानी की माँ से मिलने चलोगी? रूमी मान जाती है और उसे घर छोड़ देती है। जैसी वो अपनी गाड़ी ढकने लगता है, कवर अपने आप हट जाता है। अंदर उसे पृथ्वी नजर आता है जो कहता है, तू चाहे सच्चाई को कितना भी छुपा ले, अंधेरे को सब पता होता है। तभी उसके सामने बानी आ जाती है, लेकिन ये सब सिर्फ उसका वहम था। एकांत चाइल्ड शेल्टर में एक छोटा सा बच्चा दिखता है जिसे के काफी पीटा जा रहा था। वजह यह है कि वो अपने बिस्तर पर ही टॉयलेट कर दिया था। असल में उसे अंधेरे में बाथरूम जाने से डर लगता है। जब भी वो बाथरूम जाता, 3 बड़े लड़के उसे परेशान करते हैं। डर के मारे वो उन तीनों की शिकायत भी नहीं कर पाता। एक दिन डेरियस नाम का एक आदमी आता है शेल्टर होम में। बच्चों के माथे पर एक अजीब सा डिवाइस पहनाया जाता है, जैसे किसी तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा हो। डिवाइस ऑन होते ही बच्चों की आंखें सफेद हो जाती हैं, सब अजीब तरह से हिलने लगते हैं, कुछ तो बेहोश भी हो जाते हैं, लेकिन उस छोटे बच्चे पर कोई असर नहीं होता। डेरियस अपने मॉनिटर पर यह देखता है और तुरंत बच्चे की रिपोर्ट निकलवाता है। किसी को फोन करता है और कहता है सब्जेक्ट मिल गया, इसके गामा वेव्स बहुत स्ट्रांग हैं, बच्चा परफेक्ट है। डरावना सपना देखने के बाद जय अगली सुबह उठता है। उसकी माँ घर पर नहीं होती, दवाई उसके पास रखी होती है। तभी रूमी का मैसेज आता है। सरिता यानी कि जय की माँ हॉस्पिटल आती और डॉक्टर से कहती है, क्या पृथ्वी में कोई इम्प्रूवमेंट देखने को मिला? डॉक्टर जवाब देता है, कोई गड़बड़ी भी नहीं हुई है, भरोसा रखिए, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। जब सरिता फीस की बात करती है तो डॉक्टर कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं एडमिन से बात कर लूंगा। पृथ्वी यहाँ का बेस्ट स्टूडेंट था, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कल्पना स्विमिंग कर रही होती है, तभी पानी के अंदर उसे साड़ी का आंचल दिखाई देता है। उसे जुड़ी हुई एक औरत की याद बार बार उसे आने लगती है। वो बहुत परेशान हो जाती है। गुस्से में वो अपना बैग फेंक देती है और उसमें से आत्मा हीलिंग सेंटर का कार्ड गिरता है। तभी कनिटकर का फोन आता है, कहता है कि इस केस में कुछ पता नहीं चला, सीनियर्स दबाव डाल रहे हैं कि इसे जल्दी बंद कर दो। कल्पना सोचती आखिर सब लोग छुपा क्या रहे हैं। वो कमिश्नर से मिलने के लिए जाती है। कमिश्नर कहता है कि फिर से किसी अनऑफिशियल काम के लिए रिक्वेस्ट करने आई हो क्या? कल्पना कहती है, एक मिसिंग लड़की का केस है, साइबर सेल में अटका हुआ है। कमिश्नर उसे सावधान करते हुए कहता है कि मैं साइबर सेल चीफ को बता दूंगा, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। जय के लेट आने पर रूमी उस पर चिल्लाती है। फिर दोनों बानी की मम्मी से मिलने निकलते हैं। दूसरी तरफ शेल्टर होम में वही छोटा बच्चा, उसे डेरियस की गाड़ी में बिठा दिया जाता है। डेरियस वहाँ काम करने वाले आदमी को ढेर सारे पैसे देता है। रूमी और जय बानी की मम्मी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो औरत कुछ बोलती ही नहीं। बानी के पापा बताते हैं कि बानी के जाने के बाद वो एकदम चुप चुप रहने लगी है। जय बात करने के लिए आगे बढ़ता है तो देखता है कि वो औरत अंधेरे कमरे की तरफ देख रही है। वो कहती है, वहाँ अंधेरा है, तुमने भी तो अंधेरा देखा है। बानी भी तुम्हारी तरह घबराई और डरी रहती थी। वो बताती है कि गायब होने से एक रात पहले मैं बानी के कमरे में गई थी। वो कमरे में नहीं थी, खिड़की खुली थी, तेज हवा चल रही थी और बानी बाहर झूले में बैठी थी, जोर जोर से हंस रही थी और किसी अदृश्य चीज से बात कर रही थी। जब मैं बाहर गई तो बानी वहाँ नहीं थी। मैंने उसे दूर खड़ी देखा, जैसे किसी के वश में हो। फिर वो एक छोटी बच्ची के साथ झूले में मजे करने लगी। मैं ये देखकर डर गई और अपनी बेटी को चोट लगने से मैंने बचा लिया। औरत कहती है, वो अंधेरा खा गया मेरी बेटी को। ये कहते कहते वो रोने लगती है। बानी के पापा तुरंत दोनों को जाने को बोलते हैं। कहते हैं कि न्यूज वालों ने पहले ही तमाशा बना दिया है, अब और नहीं। रूमी कहती है, हम सब आपकी मदद करने के लिए आए हैं। औरत फिर कहती है, कोई नहीं बचने वाला। जय पूछता है, क्या बानी ने आपको कभी पृथ्वी के बारे में कुछ बताया था? औरत हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, तो फिर बानी से ही पूछ लो, तुम्हारे पीछे ही तो खड़ी है। जय डर के मारे धीरे धीरे पीछे देखता है और सच में कोई तो था। औरत फिर कहती है, जाओ उसे ढूंढो। लेकिन तभी बानी के पापा फिर से दोनों को जाने को बोलते हैं। जय जबरदस्ती अंदर जाने लगता है तो रूमी भी पीछे
पीछे चली जाती है। जय को अंदर कुछ अजीब सा दिखता है। रूमी एक डिवाइस ऑन कर देती है जो कमरे के अंदर एक्टिव हो जाता है। जय एक अलमारी खोलता है, अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है कोई उसे अलमारी के अंदर खींच लेता है। रूमी अंदर आती है मगर वहाँ कोई नहीं था। अंदर जय को एक छोटी बच्ची दिखती है जिसके ऊपर अंधेरा हावी था। वो बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन तभी एक डरावनी लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। जय चीखने लगता है और तभी किसी तरह रूमी उसे बाहर निकालती है। दोनों बाहर आते हैं और अंदर से औरत की चीख सुनाई देती है, अंधेरा किसी को नहीं छोड़ेगा। जय की तबीयत बिगड़ने लगती है तो रूमी उसे वहां से ले जाती है। उधर बानी की माँ घर पर लोरी गाते हुए किसी को सुला रही थी, लेकिन शीशे में देखते हैं कि उसके बगल में एक छोटी बच्ची लेटी है और पीछे डरावनी बानी बैठी हुई है। कल्पना एक रेस्टोरेंट में आयशा से मिलती है। आयशा उसे गले लगाती है जिससे कल्पना थोड़ी चौंक जाती है क्योंकि अब वो आयशा की तरफ अजीब तरह से अट्रैक्ट होने लगी थी। कल्पना कहती है वो यहाँ आ चुकी है, पहले यहाँ 2 लोगों का झगड़ा हुआ था और एक की मौत हो गई थी। तभी कनिटकर का फोन आता है, बता देता है कि पृथ्वी का टैबलेट अनलॉक हो गया और उसने कल्पना को एक फोटो भी भेजा है। कल्पना चेक करती है, कहती है ये तो मेडिकल रिकॉर्ड है। फिर आयशा से कहती है मुझे स्ट्रेस कम करने के लिए थेरेपी चाहिए। आयशा उसका हाथ पकड़ कर कहती है बस मुझ पर भरोसा रखना। रूमी जय को अपने घर ले आती है। उसी वक्त वहाँ रूमी के मामा आ जाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि जय के थेरेपिस्ट डॉक्टर अजीज होते हैं। अजीज रूमी को डांटते हैं, इस लड़के को साइकोटिक डिसऑर्डर है, इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसके साथ मत रहो। दोनों के बीच बहस हो जाती है और रूमी गुस्से में कहती है आप यहाँ से चले जाइए। अजीज जाते वक्त देख लेता है कि उनका दिया हुआ ब्राउनी डस्टबिन में पड़ा था। कल्पना और कानिटकर मुर्दा घर में होते हैं। कल्पना कहती है जय बानी के घर गया था, हमें भी एक बार और जाना चाहिए। कानिटकर हंसकर कहता है मुझे तो बानी की माँ से डर लगता है, एकदम ड्रैकुला है। तभी डॉक्टर बानी को मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं। बानी को एक ऐसा ड्रग दिया गया था जिससे हिप्नोसिस होता है, मतलब अगर उसे कुछ भी कह दो तो वो उसे सच मान लेती है। कल्पना सोचती है मतलब पृथ्वी उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। रिपोर्ट में एक और नाम आता है जूड। सरिता डॉक्टर अजीज से मिलने आती है। अजीज बोलते हैं कि जय अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। सरिता पूछती है पृथ्वी कैसा है। अजीज रिपोर्ट देखते हुए कहता है ग्लासगो स्केल 4 है, मतलब रिकवरी के चांसेस बहुत कम है, जिससे कि सरिता टेंशन में आ जाती है। उधर रूमी के घर जय एक काली बिल्ली देखकर डर जाता है। वो रूमी को ढूंढने लगता है और उसके कमरे में चला जाता है। कमरे के पिन बोर्ड पर ढेर सारे कटआउट लगे हुए थे, पिशाच, घूल्स, शैतान के। जय डर कर भागने लगता है। तभी रूमी पिज्जा लेकर वापस आती है और बताती है कि मैं इन सारे शैतानों पर एक पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ। जय अपनी कंडीशन के बारे में बताता है कि उसे डायस्थेमिया है। शाम के समय डेरियस आत्मा हीलिंग सेंटर से निकल रहा होता है। उसी समय कल्पना वहाँ पहुँचती और आयशा से मिलती है। चैतन्य कल्पना से कहता है 2 मिनट मुझे आयशा से बात करना है। कल्पना वहाँ उसी छोटे लड़के को देखती है जिसे हमने पहले भी देखा था। चैतन्य आयशा को बताता है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ है, जब तक उसे कोई अडॉप्ट नहीं करता वो यहीं रहेगा। आयशा बच्चे के पास जाती है और उसे बात करती है। बातचीत में पता चलता है कि बच्चे का नाम ओमार है। आयशा उसे प्यार से कहती है ये आंटी तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाएगी और तुम जितनी चाहे टॉफियां खा सकते हो, बस रात को ब्रश कर लेना। इधर घर पर रूमी और जय पिज्जा खाने के लिए बैठने ही वाले होते हैं। तभी रूमी जय के हाथ पर जख्म के निशान देख लेती है। ये वही निशान थे जो अलमारी में शैतान के पकड़ने की वजह से पड़े थे। रूमी कहती है टेंशन मत लो, ये जो भी है ये सब रियल है। जय बोलता है लेकिन कौन मानेगा। रूमी कहती है तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, ग्रेविटी के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, कभी डार्क मैटर देखा है? नहीं, लेकिन बिलीव तो करते हो क्योंकि बुक्स में साइंटिस्ट वही लिखते हैं जो उन्होंने देखा है, महसूस किया है, ठीक उसी तरह जैसे तुमने बानी को देखा और महसूस किया। खैर अब वो लोग पिज्जा खाते हैं। उधर आयशा कल्पना के माथे पर वही डिवाइस लगा देती और कहती है अपने आंखें बंद करो। कल्पना आंखें बंद करती है और उसके सामने एक लड़की नजर आती है जिसे वो पहले बहुत पसंद करती थी। उन यादों को याद करके कल्पना मुस्कुराने लगती है, लेकिन जैसी वो और वो लड़की पकड़े जाते हैं कल्पना अचानक होश में आ जाती है। आयशा उसे धीरे से कहती है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर से आंख बंद करने पर कल्पना को अपने पुराने डरावने पल याद आने लगते हैं। वो डर के मारे आयशा को कस कर गले लगा लेती है। दोनों और करीब आ जाते हैं और कल्पना आयशा को किस कर लेती है। रात में जय अपने घर वापस आता है। उसकी माँ उसे दवाई दिखाकर पूछती है कि आखिर तुम ये दवाई ले क्यों नहीं रहे हो। जय जवाब देता है मुझे जो हो रहा है उसका डिप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अजीब अजीब चीजें दिखती हैं और वो शायद पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं। सरिता उसके हाथ पर जख्म के निशान देखती और कहती है डॉक्टर ने सही कहा था,
तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। जय गुस्से में बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसकी माँ उसे घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें जय अपने गाड़ी में किसी को देखकर डर जाता है, लेकिन असल में ना वहाँ पर कोई गाड़ी होती है ना गाड़ी के अंदर कोई अंधेरा। ये देखकर जय के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद हम जय को उसी जगह देखते हैं जहाँ पहले कभी बानी थी। पृथ्वी अपने भाई के साथ वही अजीब सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो जय की तरफ देखता है और कहता है खुद को डार्कनेस को सौंप दो। अब इसके बाद हम जूड रोजारियो नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी नज़र पहले एक छोटी सी बच्ची पर होती है जो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी है। लेकिन वो बच्ची अपने घर चली जाती है और तब उसकी नज़र एक बाइक पर बैठे एक आदमी पर पड़ती है। बाइक वाला जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो जूड डर के मारे भागने लगता है, लेकिन बाइक वाला आगे निकल जाता है तो वो चैन की सांस लेता है। लेकिन उसका फोन आवाज करने लगता है। उसमें एक टाइमर सेट था। उसे पता चलता है कि सूरज ढलने में सिर्फ 50 मिनट बचे हैं। वो जल्दी से एक बुक स्टोर में जाता है। उसे देखते ही दुकान का मालिक चिढ़ कर कहता है कि आखिर तुम रोज रोज यहाँ क्यों आ जाते हो, और वो उसे बाहर निकलने को बोलता है। जूड कहता है कि मुझे कॉमिक बुक चाहिए और वो दुकानदार को 20,000 देता है और कहता है कि अगर तुम्हें वो कॉमिक बुक मिल जाए तो मुझे कॉल करना। अब सिर्फ 38 मिनट बचे हुए थे तो वो तुरंत अपने घर के लिए निकलता है। जैसे ही टनल में अंधेरा होता है तो वो अपने यूवी लाइट्स जला लेता है, यानी कि वो भी उस अंधेरी ताकत से परेशान है। आखिरकार वो अपने अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन सीढ़ियों की लाइट बार बार बंद हो जाती है। तो वो अपनी एक छतरी निकाल लेता है जिसके अंदर यूवी लाइट्स लगे होते हैं। अंधेरा उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो किसी तरह अपने घर के अंदर आ जाता है और यूवी लाइट्स जला लेता है। अगली सुबह जय अपने भाई को अपने सपने में देखता है और डर के मारे उठ बैठता है। आज उसके बड़े भाई पृथ्वी का जन्मदिन था, तो वो और उसकी माँ सरिता केक लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उधर आयशा और कल्पना साथ में सोई होती हैं और आयशा दोनों की सेल्फी लेने लगती है। काफी लेट हो चुका था तो कल्पना ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। जाने से पहले वो आयशा को किस भी करती है। तभी कल्पना को तावड़े का फोन आता है जिसे बानी के घर पर नजर रखने को कहा गया था। जब कल्पना वहां पहुंचती है तो देखती है बानी के मम्मी पापा मर चुके हैं। वहां स्ट्रगल के साफ निशान दिखाई दे रहे हैं। फिर वो समझने की कोशिश करती है कि क्या हुआ होगा। फ्लैशबैक में देखते हैं कि बानी की माँ अपना ही हाथ काट ली थी। बानी के पापा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका हाथ काट देती है। इसके बाद अंधेरा पापा को भी कंट्रोल कर लेता है और वो भी खुद को खत्म कर लेते हैं। कल्पना का निटकर से कहती है कल जय उनसे मिलने के लिए आया था, अब मुझे जय से मिलना है। जय अपने क्लास में होता है और फिर से उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद वो अपने टीचर जो कि डॉक्टर भी है उनसे बात करता है। क्या अगर ब्रेन वेव्स में इम्बैलेंस हो तो क्या डिप्रेशन हो सकता है, और क्या अगर इन इम्बैलेंस को ठीक करने से डिप्रेशन ठीक किया जा सकता है? डॉक्टर कहते हैं थ्योरी के हिसाब से तो हो सकता है। जय पूछता है तो फिर आज तक किसी ने इस पर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया? फिर वो इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है क्या पृथ्वी उस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था? डॉक्टर कहते हैं मुझे तो नहीं पता। डॉक्टर उसे समझाते हैं मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तुमने बहुत कुछ सफर किया है, अगर कभी भी जरूरत पड़े तो मुझसे मदद मांग लेना। जैसे ही जय बाहर निकलता है कानिटकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। उधर हीलिंग सेंटर में ओमार डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता तो आयशा उसे संभालती और चैतन्य से कहती है इस तरह जबरदस्ती करके क्या मिलेगा, अब आप लोग बाहर जाइए। फिर वो अकेले में बच्चे से पूछती है तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? ओमार कहता है मुझे कहीं नहीं जाना। आयशा समझाती है तुम यहीं रहोगे, बस रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाना होगा, डरने की जरूरत नहीं। इसके बाद हम देखते हैं जूड को। वो इस बार एक कॉमिक बुक इवेंट में गया हुआ था और वहाँ वो एक राइटर से मिलता है और उससे सत्या नाम के कॉमिक बुक के बारे में पूछता है और उसका एक कॉपी मांगता है जो फिलहाल कहीं भी अवेलेबल नहीं है। राइटर कहता है अच्छा तो तुम वही हो जो मुझे बार बार ईमेल भेज रहे थे? वो कहता है हाँ वो मैं ही था, मेरा नाम जूड रोजारियो है। राइटर उसे पागल कह देता है तो जूड गुस्सा होकर वहाँ तमाशा करने लगता है तो गार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं। कल्पना जय और रूमी से पूछताछ करती है तुम दोनों बानी के मम्मी पापा से मिलने गए और ठीक 12 घंटे के बाद दोनों की मौत हो गई, कुछ तो चल रहा था तुम लोगों के बीच। तब वो लोग कल्पना को एक रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जिसमें बानी की मम्मी अंधेरे के बारे में बात कर रही थी। ये सुनकर कल्पना उन्हें धमकी देती है कि तुम दोनों को मैं अंदर बंद करवा दूंगी। जय समझाने लगता है ये सब कुछ रियल है, अंधेरा किसी तरह जिंदा हो गया है। पहले वो लोगों को डराता है फिर उन्हें खुद को मारने पर मजबूर करता है। वो पृथ्वी को
भी लेने आया था लेकिन मैंने उसे बचा लिया, अब वो मेरे पीछे है। इतना कहते ही वहाँ बिजली चली जाती है और कानिटकर ये देखकर मुस्कुराने लगता है। रूमी कहती है ये सब कुछ सच है। बानी की माँ ने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें पता था आप लोग उन्हें पागल समझोगे। कल्पना उन्हें बानी की मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है जिसमें लिखा हुआ था कि बानी को एक ड्रग दिया गया था हिप्नोसिस वाला, और यही दवाई पृथ्वी को भी दी जा रही थी और जूड को भी। कल्पना कहती है तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें तो केटामिन के बारे में पता ही होगा। केटा C13Z ये नाम की दवा बैन हो चुकी है लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट में सबको दी जा रही थी। फिर वो पूछती है तुम्हारा भाई कौन सा इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तब जय बताता है कि असल में ये डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट है। आपको मेरे बारे में पता नहीं चला क्योंकि रिपोर्ट में जो पेशेंट X लिखा हुआ है वो मैं हूँ। जय आगे बताता है कि एक बहुत ही एडवांस लैब है जहाँ एक मशीन है जिससे डिप्रेशन क्योर हो सकता है, लेकिन मुझ पर एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए मेरा नाम पेशेंट X लिखा गया और उसी एक्सपेरिमेंट में बानी भी एक पेशेंट थी। कल्पना पूछती है इस एक्सपेरिमेंट का लोकेशन क्या है। जय कहता है मुझे नहीं पता क्योंकि पृथ्वी मुझे छुपाकर वहां ले जाता था। इतने में बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और कल्पना और कानिटकर बाहर चले जाते हैं। अंदर रूमी रिपोर्ट की फोटो खींचने लगती है। कल्पना को एक फाइल मिलती है, वो अंदर आती है और दोनों को जाने को बोलती है। फाइल में जूड रोजारियो की डिटेल्स होती है। उसे 2017 में एक साइबर फ्रॉड में पकड़ा गया था। रूमी थोड़ी नाराज होती है क्योंकि जय ने उसे एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बताया। जय सोचने लगता है कि आखिर बानी मेरे सपने में क्यों आती है। रूमी उसे एक फोटो दिखाती है, उसमें उसी होटल का कॉरिडोर होता है। ये देखकर जय कहता है ये तो वही विंडो है जहाँ से बानी ने जंप किया था। कल्पना जूड की एक्स वाइफ से मिलने जाती है लेकिन वाइफ कहती है कि अब मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। वो बताती है कि जूड के जेल से निकलने के बाद उसने हमें बहुत परेशान किया। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मैंने बाकी ऑफिसर्स को सब कुछ बता दिया है। कल्पना पूछती है और किसको बताया। उसे पता चलता है कि नायक को भी जूड के बारे में पता था, यानी कि उसे ये भी पता है कि बानी और जूड में कोई कनेक्शन है। उधर हीलिंग सेंटर में आयशा ओमार से जाकर मिलती है और उसके साथ बातें करने लगती है। कानिटकर को तावड़े से पता चलता है कि जिस होटल में बानी गई थी उसी होटल में रूमी और जय ने चेक इन किया है। वो देखते हैं कि दोनों बानी वाले ही कमरे में हैं। रूमी अपने सारे इक्विपमेंट लाई होती है क्योंकि वो बानी की स्पिरिट को ढूंढना चाहती है। उसके बाद रूमी बानी की स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करती है। तभी अचानक सब डर जाते हैं जब जय का फोन बजता है। उसकी माँ उसे बार बार फोन कर रही थी। रूमी कहती है तुम लकी हो, कम से कम तुम्हारे पास माँ तो है। वो कहती है बहुत साल पहले मेरी माँ की डेथ हो गई थी। वो एक साइंटिस्ट थी, मेरी पहली पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनसे ही जुड़ी हुई थी। रूमी बताने लगती है जब मैं 9 साल की थी मेरी माँ ने कहा था कि उन्हें कोई डीमन हॉन्ट कर रहा है। किसी ने भरोसा नहीं किया, सिर्फ मैंने किया और मेरे भाई के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। वो इमोशनल होकर कहती है मेरे भाई को प्रोजेरिया था, 2 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई और मेरी माँ को भी डायस्थेमिया था। वो ये लॉस झेल नहीं पाई और किसी ने उसकी माँ को समझने की कोशिश नहीं की। रूमी इमोशनल होकर वॉशरूम में चली जाती है और उस दिन को याद करती है जब उसके मामा ने उसकी माँ को पागल खाने भेज दिया था। कुछ समय के बाद EMF मीटर अजीब सी आवाज करने लगता है और जय को एक परछाई नजर आती है। ये बानी की आत्मा है। उसी वक्त जूड को दौरे पड़ने लगते हैं। उधर होटल में एक और भयानक आत्मा जो कि जय की तरह दिखती है वो आईने से बाहर निकलने लगती है। जय अपनी आंखों के सामने बानी के साथ हो रही डरावनी घटना देखने लगता है। तभी कल्पना और कानिटकर होटल पहुंच जाते हैं। EMF मीटर की आवाज सुनकर रूमी बाहर आती है लेकिन वहां जय नहीं होता। तभी कल्पना वहां आ जाते हैं और उसे इस केस से दूर रहने को कहती है। कल्पना EMF मीटर हाथ में लेकर आगे बढ़ती और खिड़की की तरफ जाती है। नीचे उसे जय दिखता है। दूसरी तरफ जय अपने सामने पृथ्वी को देख पाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जय को लगता है वो पृथ्वी है लेकिन असल में वो एक शैतान है जो उसे अंधेरे की तरफ खींच रहा है। जय हेलुसिनेट करते हुए रोड क्रॉस करने लगता है। सामने से एक बस आ रही थी। जय को बचाने के लिए कल्पना दौड़ती है और उसे धक्का दे देती है। इससे जय तो बच जाता है लेकिन धक्का देने की वजह से कल्पना खुद भी उस अंधेरे को महसूस करती है। कल्पना जय को उसके घर छोड़ देती है और सरिता को बताती है कि आज उसके बेटे की जान जाते जाते बची। रूमी सरिता से रिक्वेस्ट करती है क्या मैं भी जय के साथ रह सकती हूँ, लेकिन सरिता कहती है मैं मैनेज कर लूंगी और फोन करने के लिए वो रूमी को थैंक यू कहती है। रूमी कल्पना से कहती है कि मुझे पता है आपने उस डार्कनेस को महसूस किया, क्या हुआ था। कल्पना कुछ भी नहीं कहती, बस इतना बोलती है कि बानी के केस से दूर रहो, अगली बार वार्निंग नहीं दूंगी। रूमी कहती है आप समझ नहीं रहे, जय अंधेरे को नहीं ढूंढ रहा, अंधेरा जय को ढूंढ रहा है। उधर जूड को भी पता चलता है कि जय पृथ्वी का भाई है। सरिता के पास पृथ्वी को लाइफ सपोर्ट से हटाने का फॉर्म होता है लेकिन उस पर साइन करने का हिम्मत वो जुटा नहीं पाती। जय सोने की कोशिश करता है लेकिन तब एक डरावनी आवाज उसे परेशान करने लगती है। ये आवाज उसके फोन और लैपटॉप से आ रही थी। उस आवाज में
में जैसे कोई कह रहा था, मुझे बानी, पृथ्वी और उस मशीन के बारे में पता है। अगर और जानना है तो कल सुबह 10 बजे मुझसे मिलना। इधर रूमी होटल में जो कुछ भी हुआ उसकी रिकॉर्डिंग सुन रही थी। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो उसे बढ़ाकर सुनती है तो उसमें कोई आत्मा आत्मा बोल रहा था। इसके बाद ओमार को धीरे धीरे होश आता है। चारों तरफ अजीब सी जगह थी। उसने हॉस्पिटल वाला गाउन पहना हुआ था, जिसे देखकर मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स की याद आ रही थी। वो उठकर आगे बढ़ता है तो सामने उसे अपने ही जैसे दिखने वाला एक भूत नजर आता है। ओमार बिना सोचे उसके पीछे पीछे चलने लगता है। असल में उस समय ओमार पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था और डेरियस उस पूरे एक्सपेरिमेंट पर निगरानी रख रहा था। उसके बाद सीन बदलता है और डेरियस सीधे ऊबर लाइफ फार्मास्यूटिकल कंपनी की मीटिंग में पहुंचता है। वहाँ बड़े बड़े बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे और सभी कंपनी के मालिक मिस्टर ओबेरॉय का इंतजार कर रहे थे। डेरियस कहता है आज मिस्टर ओबेरॉय मीटिंग में नहीं आएंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। फिर स्क्रीन पर मिस्टर ओबेरॉय आते हैं। मीटिंग शुरू होते ही बोर्ड मेंबर्स उन पर सवालों की बौछार कर देते हैं। आपने जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन बनाई है उस पर बहुत पैसा खर्च हो गया, लेकिन मुनाफा कुछ खास नहीं हो रहा। आपके पास कोई और प्लान है? मिस्टर ओबेरॉय मुस्कुराकर कहते हैं कि अगले साल हमारा मुनाफा 1250 करोड़ होने वाला है। ये सुनते ही सभी दंग रह जाते हैं और पूछते हैं इतना ज्यादा प्रॉफिट आखिर होगा कैसे? डिटेल में बताइए। मिस्टर ओबेरॉय बोलते हैं कि अभी तक हम लोगों को सिर्फ दवाई दे रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों को बीमारी भी देंगे, जिससे कि दवाई की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। बोर्ड मेंबर्स पूछते हैं क्या इसका कोई संबंध उस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से है? मिस्टर ओबेरॉय तुरंत कॉल काट देता है। इधर कल्पना अब धीरे धीरे अंधेरे को महसूस करने लगती है। वो अपने सीनियर ऑफिसर गोखले के पास जाकर कहती है कुछ तो बड़ा हो रहा है। पृथ्वी का एक्सपेरिमेंट, बैन हुए दवाई का यूज होना और बानी के मम्मी पापा की मौत, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ लगता है। लेकिन गोखले कहता है कि ऊपर से प्रेशर है और उसे कहता है केस बंद करने की तैयारी करो। कल्पना जैसे ही जूड का नाम लेती है गोखले के चेहरे से तो रंग ही उड़ जाता है। वो कल्पना से कहता है तुम्हारे पास आज रात तक का टाइम है, कल तक ये केस क्लोज हो जाना चाहिए। इधर कल्पना सोच में पड़ जाती है कि आज रात तक जूड रोजारियो को ढूंढेंगे कैसे। फिर जय को देखते हैं जो कि उस मिस्टीरियस आदमी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। आखिर में वो एक अपार्टमेंट के पास पहुंचता है। असल में उसे जूड नहीं बुलाया था। जूड उसे अपने घर ले जाता है। जय देखता है कि उसका दरवाजा फिंगरप्रिंट से खुलता है, मतलब बहुत ज्यादा सिक्योर है। जूड जय से कहता है कि तुम्हें इस तरह बुलाना जरूरी था, देखना था कि कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा। मेरे पीछे बहुत खतरनाक लोग पड़े हुए हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देता ही है कि तभी वहाँ पर रूमी भी पहुंच जाती है। जूड उसे देखकर घबरा जाता है, पूछता है ये यहाँ कैसे आ गई? जय कहता है ये मेरी दोस्त है। जूड कहता है कि मुझे पता है होटल में तुम दोनों के साथ क्या हुआ था। जय हैरान होकर पूछता है तुम्हें कैसे पता? जूड समझाता है कि जिस तरह तुम्हें पता चला कि बानी के साथ क्या हुआ, जो भी उस एक्सपेरिमेंट वाले मशीन पर बैठा था, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बानी के साथ जो हुआ वो सिर्फ तुमने ही नहीं मैंने भी देखा। डार्कनेस को हराने का तरीका मैंने ढूंढ लिया है, बस तुम लोगों की मदद चाहिए। वो उन्हें एक यूवी लाइट देता है और कहता है डार्कनेस इसे छू नहीं पाती, ये टेम्पोररी सॉल्यूशन है लेकिन फिलहाल के लिए काम करता है। जय पूछता है तुम्हें इस सॉल्यूशन के बारे में कैसे पता चला? जूड उन्हें सत्या नाम की एक कॉमिक बुक दिखाता है जिसमें कि एक डार्कनेस मॉन्स्टर है जो इंसान के अंदर से गिल्ट को खींच लेता है और इंसान को अंदर से पिघला देता है, जिससे वो डिप्रेशन में चला जाता है। जूड बताता है जब ये सब शुरू हुआ था तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। फिर मैंने ये कॉमिक बुक ढूंढ निकाली लेकिन इसका आखिरी पेज गायब है। तब से मैं इसका एक और कॉपी ढूंढ रहा हूँ लेकिन ये कहीं मिल ही नहीं रहा। रूमी ये सब सुनकर कहती है ये तो बकवास है। जूड गुस्से में कहता है ये बकवास नहीं है, मैंने इसके राइटर से भी बात की और उसने कहा कि इस कहानी के पीछे एक सच्ची कहानी छुपी हुई है। जय भी वहां से जाने लगता है। तभी जूड कहता है पृथ्वी मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। फ्लैशबैक में देखते हैं पृथ्वी जूड को समझा रहा होता है कि ज्यादा रिएक्ट मत करना, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बोलने वाला हूँ, ये ट्रीटमेंट तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो जूड से पूछता है याद करो क्या तुम्हारे ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद तुम्हें भ्रम या फिर वहम दिखने लगा है? जूड हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि सच में उसके साथ ऐसा ही हो रहा है। पृथ्वी कहता है जो भी ये ट्रीटमेंट लेता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अभी तक मुझे वजह पता नहीं चली लेकिन मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ इस ट्रीटमेंट से दूर रहो। लेकिन जूड जिद करता है कि अरे इस ट्रीटमेंट की वजह से मेरी सजा कम हो गई है, मैं इसे करवाना चाहता हूँ। पृथ्वी के चेहरे पर पछतावा होता है, उसे जूड को ये ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए था। असल में पृथ्वी इंचार्ज भी नहीं था, उसके ऊपर कोई और भी था। ये सुनकर जय को समझ आता है कि उसका भाई जो कर रहा था वो उसकी भलाई के लिए कर रहा था। जूड पूछता है वैसे तुम्हारा भाई कैसा है? इधर सरिता
पृथ्वी को लाइफ सपोर्ट से हटाने का फैसला कर चुकी थी। डॉक्टर उसे समझाते हैं आपको थोड़ा और सोचने की जरूरत है। जूड दोनों को बताता है कि आत्मा हीलिंग सेंटर से कुछ लोग जेल में आए थे और उन्हीं का कहना था कि अगर वो उनके एक्सपेरिमेंट में शामिल हो जाएगा तो वो उसकी जेल की सजा को कम कर सकते हैं। इसीलिए जूड मान गया। रूमी को भी वो वॉइस रिकॉर्डिंग याद आता है जिसमें वो आत्मा आत्मा सुन रही थी, लेकिन वो जूड की कॉमिक वाली बातों को बकवास कह देती है। ये सुनकर जूड भड़क जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, अपने वीडियो में तो बहुत बोलती हो कि तुम किसी को जज नहीं करोगी, ये सेफ स्पेस है, लेकिन तुम तो रियल में बिल्कुल उल्टी हो। फिर वो दोनों को बाहर निकाल देता है और रूमी से कहता है मैं तुम्हारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। रूमी जय को वो वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें आत्मा की आवाज रिकॉर्ड हो गई थी और उसमें आत्मा आत्मा वॉइस रिकॉर्ड हो गया था, जिससे कि उन्हें समझ आता है कि बानी चाहती है कि वो लोग आत्मा हीलिंग सेंटर जाएं, यानी कि बानी उन्हें डराने की नहीं बल्कि मदद करने की कोशिश कर रही है। शायद वो एक्सपेरिमेंट वहीं हो रहा होगा। इधर कल्पना और कनिटकर वापस अपने सीनियर के पास जाते हैं, बताते हैं कि उन्हें जूड मिल गया है। गोखले का चेहरा से रंग उड़ जाता है। कनिटकर कहता है कि हमें उसे पुलिस प्रोटेक्शन का लालच देना पड़ा, तभी वो अपने बिल से बाहर निकला है। रात करीब 12:30 बजे कनिटकर और कल्पना जूड से मिलने के लिए जाते हैं। उन्हें यकीन होता है कि नायक वहां जरूर आएगा क्योंकि उसका चेहरा पहले से ही फीका पड़ गया था। उनका प्लान था कि नायक को पकड़कर वो सीधे एंटी करप्शन को सौंप देंगे। तभी कल्पना को आयशा का मैसेज आता है, गुड नाइट लिखा हुआ था। वो मुस्कुराती है, तभी उसे क्लिकिंग की आवाज सुनाई देती है, यानी कि अंधेरा कहीं आस पास ही है। वो आगे बढ़ती है तो उसे सामने कुआं नजर आता है। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वही लड़की आती है जिससे वो प्यार करती थी। उसकी भी मौत कुएं में कूदने से हुई थी। उसी समय उस कुएं में से एक भयानक शैतान बाहर आने लगती है, लेकिन हकीकत में कल्पना खिड़की के किनारे खड़ी होती है और सही समय पर पीछे हट जाती है। इधर बिल्डिंग के पास डैरियस पहुंच जाता है जूड को खत्म करने के लिए, लेकिन वो देखता है कि वहां पहले से ही कल्पना और कनिटकर मौजूद हैं, यानी वो समझ गया था कि ये नायक को पकड़ने के लिए ट्रैप है। डैरियस भागने ही वाला था कि कल्पना उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है और मास्क उतारने को कहती है, लेकिन तभी उनके बीच में लड़ाई मारपीट शुरू हो जाती है। डैरियस कल्पना का गला दबाने लगता है, लेकिन मौका पाकर कल्पना उसका मास्क उतार देती है और उसका चेहरा देख लेती है। जैसे ही वो कल्पना को एक इंजेक्शन लगाने वाला था, कनिटकर वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। डैरियस वहां से भाग निकलता है, लेकिन उसका इंजेक्शन वहीं छूट गया था। अगली सुबह कल्पना डैरियस का स्केच और इंजेक्शन का फोटो अपने ऑफिसर को दिखाती है, साथ ही होटल के बाहर का फुटेज भी। फुटेज में दिखता है कि बानी के होटल से भागने के सिर्फ 15 मिनट के बाद डैरियस भी वहां पहुंच जाता है। गोखले ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया था। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। कल्पना आयशा को कॉल करती है और वो भी टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे भी सुनने को मिला कि कल्पना को चोट लगी है। आयशा को शक होता है कि ये वही बानी वाला केस है। उधर कानिटकर इंजेक्शन की दवाई की रिपोर्ट लाकर दिखाता है। पता चलता है ये तो वही दवाई है जिसे पहले ही बैन कर दिया गया था, केटा C13Z। रूमी और जय आत्मा हीलिंग सेंटर पहुंच जाते हैं। रूमी कहती है तुम्हें शायद अब इस केस में सीधे शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन जय कहता है इतनी दूर आने के बाद मैं पीछे नहीं हटने वाला। पृथ्वी मेरा भाई था, मुझे पता लगाना होगा कि ये डार्कनेस है क्या। इधर कल्पना दवाई के बारे में और जानकारी जुटाती है तो पता चलता है ये दवाई स्वीडन में मैन्युफैक्चर हुई थी, लेकिन 4 साल पहले ही इसे बैन कर दिया गया था। लेकिन फिर भी ये दवाई मुंबई में इंपोर्ट करवाई गई और कंपनी का नाम है ऊबर लाइफ फार्मा। रूमी और जय को अंदर लाया जाता है जहाँ उनकी मुलाकात एक टीचर नंदनी से होती है। रूमी कहती है तुम अकेले जाओ, मैं यहाँ इधर उधर कुछ पता लगाने की कोशिश करती हूँ। इधर सेशन के दौरान सभी लोग अपने सिर पर वही डिवाइस पहनने लगते हैं जिसे जय पहले से पहचानता है। सेशन शुरू होते ही सभी लोग जैसे फ्रीज हो जाते हैं। कल्पना और कानिटकर ऊबर लाइफ फार्मा पहुंचते हैं। इधर रूमी इधर उधर घूम रही होती है, तभी उसकी मुलाकात चैतन्य से हो जाती है। वो पूछता है आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या। रूमी बहाना मारती है मुझे वॉशरूम जाना था। चैतन्य उसे रास्ता दिखा देता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर वापस बाहर निकल आती है। डैरियस सीसीटीवी में देख लेता है कि कल्पना ऊबर लाइफ पहुंच चुकी है। कल्पना वहां काम करने वाले सभी लोगों से केटा C13Z के बारे में पूछती है, लेकिन सब लोग घबरा जाते हैं और कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। वो डैरियस की तस्वीर भी दिखाती है, लेकिन सब कहते हैं कि वो इन्हें नहीं पहचानते। जय डिवाइस पहनने की वजह से एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां सिर्फ अंधेरा था और कोई नहीं। वहां वो देखता है कि रूमी उसी एक्सपेरिमेंट वाले सीट पर बैठी है और वो अपने जैसे दिखने वाले भूत को देखता है जो रूमी को मारने ही वाला था। तभी उसे होश आता है और नंदिता उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो। कल्पना फार्मा कंपनी में फुटेज देखने लगती है, तभी एक आदमी आकर कहता है आप बिना वारंट के इस तरह कुछ भी चेकिंग नहीं कर सकती। कल्पना कहती है फुटेज दिखाने से डर लग रहा है क्या। आदमी कहता है हमारे एम्प्लॉयज की प्राइवेसी मैटर करती है, आप वारंट लेकर आइए, फिर जो करना चाहते हैं करिए। डैरियस मिस्टर ओबेरॉय को बताता है कि कल्पना के बारे में कुछ तो करना पड़ेगा।
ओबेरॉय कहता है तुम खुद हैंडल करो। जय बिना बताए एक डिवाइस चुरा लेता है और कहता है शायद जूड हमारी मदद कर पाए। रूमी परेशान हो जाती है, अरे यार फिर से उसके घर जाना पड़ेगा। फिर दोनों जूड के घर पहुंचते हैं। जूड उन्हें देखकर ताना मारने लगता है, लेकिन जैसे ही वो डिवाइस देखता है वो दोनों को अंदर बुलाता है। रूमी उसे आत्मा वाली रिकॉर्डिंग सुनाती है। जूड फिर से अपनी कॉमिक बुक निकाल लेता है और कहता है इसमें भी शैतान का नाम तामा है जो बानी रिकॉर्डिंग में बोल रही है। फिर वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि ये डिवाइस कैसे काम करता है। जय बताता है कि उसने हेलुसिनेशन में खुद को रूमी को चोट पहुंचाते हुए देखा। जूड कहता है कि अंधेरा हमेशा यही करता है, जिससे हम प्यार करते हैं उसी को चोट पहुंचाने पर मजबूर करता है। जूड डिवाइस से डाटा निकालने की कोशिश करता है जो एनक्रिप्टेड था, लेकिन वो हैकिंग में माहिर है। उधर ओमार हेलुसिनेशंस में उसी झील के पास होता है। एक आवाज उसे कहती है अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो क्लिक कर दबाओ। उसके बाद उसे पानी में जाने को कहा जाता है। पानी में जाते ही ओमार अपने ही जैसे दिखने वाले एक भूत को देखता है जो कि उसका ही डार्कनेस है। डॉक्टर उसे कहते हैं आंखें खोलो। ओमार कहता है डॉक्टर मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। और फिर देखते हैं ये तो वही डॉक्टर है जो पृथ्वी का इलाज कर रहा था। वो डैरियस से कहता है तुमने सही कहा था, ये बच्चा स्पेशल है। रात में आयशा जैसे ही अपने घर जाने के लिए निकलती है, डैरियस की नजर उसी पर थी। वो उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। इसके बाद कल्पना को कॉल जाता है जिसमें डैरियस उसे धमकाता है इस केस को यहीं छोड़ दे वरना तेरी लव स्टोरी यहीं खत्म कर दूंगा। फिर वो आयशा को छोड़ देता है। कल्पना आयशा से मिलने जाती है और कानिटकर से कहती है आयशा के लिए पुलिस प्रोटेक्शन का इंतजाम करो। वो आयशा से माफी भी मांगती है, कहती है ये सब मेरे वजह से हुआ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। गुस्से में कल्पना नायक से मिलने पहुंचती है। नायक डायलॉग मारता है तुझे अपनी औकात में रहना चाहिए था, मुझे फंसाने चली थी, तुझे पता नहीं तेरी पूरी करियर को खत्म कर सकता हूँ। कल्पना उस पर बंदूक तान देती है और पूछती है क्या करेगा मेरा और किसे बचा रहा है तू, नाम बता। तभी गोखले वहाँ पहुंच जाता है और कल्पना को बंदूक नीचे रखने को बोलता है। उधर जय को पता चलता है कि उसकी माँ सरिता पृथ्वी को लाइफ सपोर्ट से हटाना चाहती है। जय भड़क जाता है, कहता है कि एक माँ होकर आप ये करने वाली थी। सरिता कहती है हाँ, मैं एक को बचाने की कोशिश में दूसरे को खो रही हूँ और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे पता है कि तुम्हें अपने भाई को देखकर दर्द होता है, लेकिन अगर तुमने खुद को कुछ कर लिया तो मेरा क्या होगा। जय पूछता है आपके दिमाग में ये सब कौन भर रहा है। डॉक्टर अजीज, मैंने कहा था ना उनसे दूर रहिए। पृथ्वी की यह हालत एक्सीडेंट से नहीं हुई है, उस पर अंधेरे ने अटैक किया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन सरिता फिर उस पर यकीन नहीं करती। जय फॉर्म फाड़ देता है, लेकिन सरिता चली जाती है ये कहकर कि मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। कल्पना को कमिश्नर का फोन आता है। इसके बाद वो एक शोपीस देखते हुए अचानक अंधेरे की झलक देखकर डर जाती है, लेकिन वो तो बस आयशा थी। कल्पना कहती है मैं बहुत टेंशन में हूँ, शायद मेरी नौकरी भी जा सकती है। और इस सब के पीछे नायक और गोखले हैं। इसके बाद वो कमिश्नर से मिलने जाती है और नायक के साथ उसने जो कुछ भी किया उसके लिए सॉरी बोलती है। वहाँ स्पेशल ब्यूरो से बारोट आया हुआ था जो बानी वाले केस में इंटरेस्टेड था। वो बताता है कि तुम जिसे ढूंढ रही हो उसका नाम डैरियस है, पहले इंटेलिजेंस में था, लेकिन अब जो ज्यादा पैसे देता है उसके लिए वो काम करता है। बारोट पूछता है अब ये किसके लिए काम करता है पता लगाओ, और बताता है कि कल्पना की इन्वेस्टिगेशन की वजह से डैरियस अपने बिल से बाहर निकला है, मतलब कि कल्पना सही दिशा में चल रही है और अब कल्पना को रुकना नहीं है, बस बढ़ते रहना है। उधर ओमार का प्रोसीजर कंप्लीट होता है और वो डॉक्टर से कहता है कि मैंने एक नया दोस्त बनाया, हम सब हाइड एंड सीक खेल रहे थे। डॉक्टर, क्या आप मेरे दोस्त को यहाँ ला सकते हो? डॉक्टर पूछते हैं वो दिखता कैसा है? ओमार कहता है वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, लेकिन अंधेरे में ही रहता है। डॉक्टर ये सुनकर टेंशन में आ जाता है। फ्लैशबैक में देखते हैं जब पृथ्वी बानी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सवाल का जवाब देने के लिए बानी क्लिक बटन दबाती है, लेकिन अचानक तड़पने लगती है। उसकी आंखें सफेद हो जाती है और वो तमा तमा जैसा कुछ बोलते रहती है और बेहोश हो जाती है। फिर होश में आकर रोने लगती है। पृथ्वी डॉक्टर सहाय से बात करता है, माइंड स्पेस में कुछ तो हो रहा है, लोग पागल हो रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं केटा C13Z की वजह से लोगों को भ्रम होते हैं और माइंड स्पेस में हम जो दिखाते हैं वही पेशेंट देखते हैं। पृथ्वी पूछता है तो फिर बानी अंधेरा कैसे देख रही है? हमने तो अब अंधेरा को प्रोग्राम नहीं किया। डॉक्टर कहता है क्या फर्क पड़ता है और गुस्से में बोलता है कि हम ये एक्सपेरिमेंट रोक नहीं सकते। इसके बाद पृथ्वी डिसाइड करता है कि वो खुद माइंड स्पेस में जाएगा ये जानने के लिए कि अंधेरा आखिर है क्या। जय पृथ्वी के पास बैठा होता है, तभी पृथ्वी थोड़ा थोड़ा होश में आने लगता है, फिर अचानक छटपटाने लगता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो डार्कनेस के काबू में था। वो जय का गला पकड़ लेता है, लेकिन ये सब जय का भ्रम था, असल में पृथ्वी होश में आया ही नहीं था। तभी रूमी उसे मिलने आती है और कल्पना भी वहाँ पहुंच जाती है। जय उसे बताता है मेरी माँ पृथ्वी को लाइफ सपोर्ट से हटवाना चाहती है। कल्पना एक
वकील से बात करती है और फिर जैसे कहती है कि लाइफ सपोर्ट हटाने का डिसीजन सिर्फ तुम्हारी माँ का ही है, अगर उन्हें रोकना है तो कोर्ट जाना पड़ेगा और ये इतना आसान नहीं होने वाला और इसमें पुलिस भी क्या ही कर सकती है। रूमी कहती है कि इस केस के सारे जवाब पृथ्वी के पास हैं, अगर पृथ्वी मर गया तो हमें जवाब भी नहीं मिलेंगे। कल्पना जवाब देती है वैसे भी पृथ्वी हमारी क्या ही मदद करेगा। फिर वो जाने लगती है तो जय रोकता है और कहता है कि मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। बाद में वो चर्च में कल्पना को जूड से मिलवाता है। जूड पुलिस को देखकर भागने लगता है लेकिन कल्पना उसे रोकती है, कहती है मैं बाकी पुलिस वालों की तरह नहीं हूँ, मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दूंगी। जूड कहता है तुम्हें पता भी है डार्कनेस क्या है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन वो हमारे अंदर से सब कुछ देख सकता है, वो हमारे सारे राज जानता है और फिर हमें मजबूर करेगा खुद को खत्म करने के लिए। कल्पना पहले भी डार्कनेस महसूस कर चुकी है लेकिन फिर भी इग्नोर करके जाने लगती है। जूड ताना मारता है वैसे भी पुलिस वालों से कुछ नहीं होगा, कैट आई वाला इंसान पुलिस को खरीद चुका है। कल्पना ये सुनकर डेरियस की तस्वीर उसे दिखाती है। जूड कहता है यही तो है जिसने मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था, यही पूरा ऑपरेशन चलाता है, बानी की मौत में इसी का हाथ है, मैंने अपनी आंखों से देखा, जय ने भी देखा। कल्पना ये सुनकर हैरान थी। रूमी कहती है मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। कल्पना बारोट को बताती है डेरियस को इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें कई लोगों की जान गई है, हमारे पास एक गवाह है जो खुद इस एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट था। लेकिन वो ये भी बताती है कि एक गवाह की माँ उसे लाइफ सपोर्ट से हटाना चाहती है तो उन्हें रोकने के लिए हमें कोर्ट से परमिशन चाहिए। जय, रूमी और जूड के घर पर होते हैं। जूड वही हेडसेट डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी जय को न्यूज मिलती है कि कोर्ट ने परमिशन दे दी है, पृथ्वी को लाइफ सपोर्ट से नहीं हटवाया जाएगा। जय खुश हो जाता है और रूमी उसे गले लगा लेती है। सब खुश हैं और जूड उन्हें अपनी बेटी जूलिया की तस्वीर दिखाता है जो दीवार पर लगी होती है। कहता है कि मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, जेल जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, अंधेरे की वजह से मुझे अपने परिवार से दूर ही रहना पड़ता है और एक भूत है जो बिल्कुल मेरे ही जैसा दिखता है मगर उसका चेहरा नहीं है। ऐसा ही कुछ जय ने भी होटल में देखा था। तभी डिवाइस का डिक्रिप्शन पूरा हो जाता है और अंदर कई फाइलें होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, गामा। जय कहता है ये सब ह्यूमन ब्रेन में बनने वाली इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं, अलग अलग इंसानों की हजारों फाइलें होती हैं। वो एक फाइल खोलते हैं जिसमें ब्रेन वेव्स दिख रही होती है। सब सोच में पड़ जाते हैं क्या कंपनी इतने सारे लोगों के ब्रेन वेव्स कलेक्ट क्यों कर रही है। जूड को उसमें उसके नाम का फाइल भी मिलता है, पृथ्वी की भी मिलती है। सब हैरान हो जाते हैं, उन्हें लगता है पृथ्वी को पता था कि ये ट्रीटमेंट खतरनाक है। फ्लैशबैक देखते हैं पृथ्वी खुद एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेता है। जब होश में आता है तो कहता है बानी सही कह रही थी, मैंने भी डार्कनेस को देखा, अगर सही समय पर होश में नहीं आता तो हमेशा के लिए वहीं फंस जाता। ये डिप्रेशन का इलाज नहीं है, ये कुछ और है। वो डॉक्टर से पूछता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। असल में ये जो वेव्स हैं ये इंसानों का कॉन्शियसनेस है, उनकी यादें, उनके तजुर्बे, कहो तो उनकी पूरी जिंदगी। असल में फार्मा कंपनी इंसानों के कॉन्शियसनेस को कॉपी कर रही है। डॉक्टर बताने लगता है बहुत साल पहले इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बस 21 या 22 साल थी, लेकिन एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन, मेडिकल एडवांसमेंट से 100 साल में ये 70 साल तक पहुंच गई। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद कोई भी इंसान आजीवन जी सकता है, उसके ब्रेन का कॉन्शियसनेस कॉपी करके स्टोर कर देंगे जिससे कि इंसान अमर हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद है इंसान को इमॉर्टल बनाना। पृथ्वी ये सुनकर अंदर से हिल जाता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में आखिर में गड़बड़ी हो गई। कॉन्शियसनेस को कॉपी करने के चक्कर में अंधेरा जिंदा हो गया और यही अंधेरा सबके बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक डार्कनेस छुपा तो होता ही है। उधर डेरियस डॉक्टर पर चिल्ला रहा होता है, एक्सपेरिमेंट जल्दी खत्म करो, हमारे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर पूछता है ये बताओ कि ये कमरा कहाँ है। डेरियस बताने से मना कर देता है तो डॉक्टर गुस्से में बोलता है कि मैं मिस्टर ओबेरॉय का कुत्ता नहीं हूँ तुम्हारी तरह, एक के बाद एक सब्जेक्ट भेजे जा रहे हो और मुझे पता लगाने का मौका भी नहीं मिल रहा कि गलती कहाँ हो रही है। डेरियस को गुस्सा आता है मगर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर के लिए RP46 नाम की दवाई खरीदता है। इधर तीनों मतलब के जय, रूमी और जूड को सर्वर में ओमार की फाइल मिलती है। ये नई थी जिससे पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है और वो बच्चा सिर्फ 10 साल का है। इधर डॉक्टर पृथ्वी के अंदर एक दवाई इंजेक्ट कर देता है। जय को हॉस्पिटल से कॉल आता है, वो भागते हुए पहुंचता है। डॉक्टर बुरी खबर देता है पृथ्वी को स्ट्रोक आया, अब वो नहीं रहा। जय वहीं रोने लगता है और कल्पना कोर्ट ऑर्डर लेकर आती है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि पृथ्वी अब मर चुका है। एक नर्स फॉर्म पर साइन करने को कहती है क्योंकि बॉडी को तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा। पृथ्वी ने ऑर्गन डोनेशन के लिए साइन किया था जिसके बारे में सरिता को नहीं पता। डॉक्टर की बात मानकर वो साइन कर देती है। कानेटकर कल्पना के लिए सैंडविच लाता है लेकिन कल्पना उदास थी और फिर से फेल हो गई। पृथ्वी को वो बचा नहीं पाई जो एक लौता गवाह था। जय पृथ्वी के पास बैठकर रो रहा था, तभी उसे वहां एक आत्मा दिखती है बिल्कुल पृथ्वी जैसी लेकिन बिना चेहरे की। वो डर जाता है और उसकी हालत देखकर सरिता भी रोने लगती है। जय कहने लगता है पृथ्वी का हाथ हिला था, मैंने
मैंने देखा। रूमी उसे समझाती है ये नेचुरल डेथ है, तुम्हारा भाई अब नहीं रहा। जय गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी नर्सेस आकर उसे पकड़ लेते हैं और डॉक्टर इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देते हैं। ये देखकर रूमी को वो दिन याद आता है जब उसकी माँ को पागल खाने ले जाया गया था। वो अब अपना सारा अनुभव ब्लॉग में लिख रही होती है। कल्पना अपने घर पर होती है, तभी वहाँ आयशा आती है और उसे संभालने के लिए गले लगा लेती है। आधी रात में कल्पना उठती है और क्लिक की आवाज सुनती है। वो अपनी बंदूक निकाल लेती है, तभी उसे एक भयानक बच्ची दिखती है और फिर बानी की माँ नजर आती है जिसके हाथ में कांच का टुकड़ा था। फिर उसे एक भूत दिखता है और डर के मारे उसके हाथ से गोली चल जाती है। आवाज सुनकर आयशा उठ जाती है और देखती है कि कल्पना एकदम डर में जम चुकी थी, क्योंकि उसे अपने सामने बानी का भूत दिख रहा था। आयशा उसे संभालती है, लेकिन कल्पना कहती है बानी मुझसे नाराज है, उसे कहो यहाँ से चली जाए। इसी बीच डॉक्टर पृथ्वी के बॉडी पर RP46 दवाई इंजेक्ट करता है, जिससे कि पृथ्वी थोड़ी ही देर में जिंदा हो जाता है। कहानी जाती है फ्लैशबैक में। जिस रात एक्सीडेंट हुआ था यानी 22 जून, उसी दिन एक इवेंट के दौरान डॉक्टर सहाय को मेडिकल फील्ड में उनकी अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया जा रहा था। तभी उन्हें पृथ्वी का वीडियो कॉल आता है। कॉल में पृथ्वी काफी घबराया हुआ दिखता है। वो चिल्लाते हुए कहता है डार्कनेस मेरे पीछे है। डॉक्टर उसके ऊपर सबके सामने गुस्सा होकर कहते हैं तुम कुछ मत करना, कोई एक्सपेरिमेंट मत करना, मैं आ रहा हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इतना कहते ही कॉल कट हो जाता है और इवेंट में डॉक्टर को सम्मानित किया जाता है। उसी रात बानी अपने घर पर थी। वो पृथ्वी को कॉल करती है और उस पर गुस्सा करती है। मैंने तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में हिस्सा सिर्फ इसीलिए लिया ताकि मैं ठीक हो सकूं, लेकिन अब मेरे साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। पृथ्वी कहता है मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बानी हार मान चुकी थी। वो कहती है तब तक तो डार्कनेस मुझे मार देगा। पृथ्वी उसे हिम्मत रखने को कहता है कल सुबह तक खुद को संभाल लो। और आधी रात के समय वो उसे बीच में मिलने को बोलता है, लेकिन तभी पृथ्वी की नजर अपने भाई जय पर पड़ती है जो छत के किनारे खड़ा था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जय हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर अजीज अपनी भांजी रूमी को समझाते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना इस लड़के से दूर रहो, उसके मेंटल ब्रेकडाउन के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। लेकिन रूमी कहती है मैं उसकी मदद कर रही हूँ। अजीज गुस्से में बोलता है तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो, तुम आज भी अपनी माँ के मेंटल ब्रेकडाउन से उबर नहीं पाई हो। रूमी अपने मामा को चुप कराती है, आप उस वक्त भी सच को मानने को तैयार नहीं थे और आज भी नहीं हो। जय डिप्रेशन में है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तभी अजीज उसे समझाता है कि सरिता पहले ही अपने बड़े बेटे को खो चुकी है, इसलिए अब तुम जय से दूर रहो। इधर बारोट कल्पना को एक वीडियो भेजता है। वीडियो में डेरियस एयरपोर्ट के बाहर दवाइयां पिक कर रहा था और बाद में वो फार्मा कंपनी की बिल्डिंग के बाहर भी देखा जाता है। बारोट कहता है ये फार्मा कंपनी कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। कल्पना जवाब देती है कि उसे रेड मारने के लिए एक टीम की जरूरत होगी। इधर पृथ्वी को जिंदा करने के बाद डॉक्टर उस पर दोबारा से एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। फ्लैशबैक में दिखता है जब स्कूल में स्पोर्ट्स के बाद पृथ्वी को गोल्ड मेडल मिलता है और जय को ब्रोंज। जय थोड़ा उदास हो जाता है। तब पृथ्वी ने उसे खुश करने के लिए दोनों मेडल रोड रोलर के नीचे रख दिया ताकि दोनों में कोई फर्क ना रहे। अस्पताल में जय को होश आता है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। वो चिल्लाने लगता है। जय अपनी माँ को सच बताने की कोशिश करता है। पृथ्वी की मौत डार्कनेस के वजह से हुई थी, लेकिन सरिता ये मानने को तैयार है ही नहीं। तभी वहाँ कल्पना आती है और कहती है वो सच कह रहा है, पृथ्वी एक इलीगल एक्सपेरिमेंट में शामिल था। जय भी उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन पृथ्वी कुछ गलत नहीं कर रहा था। वो तो इस इलीगल एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहता था। जो भी हुआ उसी के वजह से हुआ। ये सुनकर सरिता अपने बेटे के हाथ को खोल देती है और उसे सॉरी बोलती है। उधर एक्सपेरिमेंट के दौरान पृथ्वी के शरीर में केटा C13Z इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि उसका हाइंड ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तभी कल्पना सच बताती है कि मैंने भी डार्कनेस को एक्सपीरियंस किया। रूमी को ये पहले से पता था। कल्पना आगे बताती है कि उस रात तुम्हें बचाने के लिए जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तभी मुझे कुछ महसूस हुआ था। रूमी कहती है बानी की माँ को भी तो वो तभी महसूस हुआ था जब उन्होंने बानी को रोकने की कोशिश की थी। इसका मतलब ये है कि जो लोग उस मशीन में नहीं गए उन्हें भी डार्कनेस दिखाई देता है। मतलब ये डार्कनेस और ज्यादा ताकतवर हो रहा है और इसे किसी भी तरह रोकना होगा। कल्पना बोलती है मशीन की लोकेशन मिल गई है, वो उबर लाइफ फार्मा नाम की मेडिकल कंपनी में है। ये बात रूमी और जय दोनों को पहले से पता थी, लेकिन जय अभी उस हालत में नहीं था कि वो वहां जा सके। तो कल्पना मदद के लिए जूड को कॉल करने निकल जाती है। इधर अकेले में रूमी को जय बताने लगता है एक्सीडेंट वाली रात मैं खुद को खत्म करने वाला था, क्योंकि मैं डिप्रेशन और सह नहीं पा रहा था। ये सुनकर पृथ्वी उसे बचाने के लिए दौड़ता है। बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझाकर पीछे खींच लेता है, लेकिन जय चिल्लाने लगता है मुझे वो ट्रीटमेंट चाहिए। पृथ्वी समझाता है वो ट्रीटमेंट सेफ नहीं है। तभी पृथ्वी को क्लिकिंग की आवाज सुनाई देती है। जय दोबारा कूदने की धमकी देता है। मजबूरी में पृथ्वी उसे ट्रीटमेंट पर ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे ही दोनों घर से निकलते हैं पृथ्वी के पीछे पीछे वो डार्कनेस आ जाता है और उसे कंट्रोल करने लगता है। इसी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जय खुद को दोष देने लगता है, अगर मैंने उस दिन जिद ना की होती तो आज मेरा भाई जिंदा होता।
आता। इसी बीच कल्पना कॉल करती है और रूमी से कहती है हमें चलना पड़ेगा। जाने से पहले रूमी और जय एक दूसरे को किस करते हैं। फार्मा कंपनी के बाहर जूड डर जाता है। वो कहता है मैं ये सब नहीं करने वाला। रूमी उसे समझाती है अगर मशीन मिल गई तो डार्कनेस भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद तुम अपनी बेटी से मिल पाओगे। जूड कहता है नहीं, मेरी एक्स वाइफ फियोना मुझे उससे मिलने नहीं देगी। रूमी कहती है कल्पना तुम्हारी मदद करेगी। कल्पना हकलाते हुए वादा करती है हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ, ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारी बेटी से तुम्हें जरूर मिलवाऊंगी। फिर जूड उन्हें सत्या कॉमिक्स पढ़ने को देता है। रूमी जय को वीडियो कॉल करती है और उसके बाद सभी लोग पुलिस की एक टीम को लेकर फार्मा कंपनी में रेड करने घुस जाते हैं। डेरियस को खबर मिलती है कि कल्पना टीम लेकर पहुंच चुकी है और इस बार उसके पास वारंट भी है, इसलिए कोई कुछ कर नहीं पाता। बिल्डिंग के गेट को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई बाहर न जा पाए। डेरियस डॉक्टर से कहता है पुलिस आ गई है, प्रोसीजर बंद करो, लेकिन डॉक्टर मानने से इनकार कर देता है और पृथ्वी के शरीर में और ज्यादा के टाव C13Z इंजेक्ट कर देता है। आखिरकार पृथ्वी होश में आता है। जूड कल्पना को दिखाता है वो एम्बुलेंस जिससे उसे एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया गया था और बताता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर एक एलिवेटर है। सामने में एलिवेटर दिखता है और सब अंदर चले जाते हैं। असल में जूड और बाकी सब्जेक्ट्स को आंखें बंद करके यहाँ लाया जाता था, इसलिए उसने सब कुछ कैलकुलेट करके लोकेशन पहचानी थी। जय ये देखकर कहता है हाँ ये वही एलिवेटर है। इसी बीच कानिटकर भी वहाँ पहुँच जाता है और सभी लोग एक्सपेरिमेंट वाली जगह जाने लगते हैं। दूसरी तरफ डेरियस बंदूक लेकर सबको मारने की तैयारी में था, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुलती है कल्पना और बाकी सब लोग वापस पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं। सब कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर लैब है कहाँ। इधर पृथ्वी को ऑफिस में लाने के बाद डॉक्टर उसे पूछता है ये बताओ एक्सपेरिमेंट में गलती कहाँ हुई, इस वक्त तुम्हारे भाई की जान को खतरा है। डेरियस जबरदस्ती पृथ्वी से पूछताछ करता है। इधर रूमी का डिवाइस अचानक आवाज करने लगता है और उसे समझ आता है कि यहाँ जरूर कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। लैब के अंदर लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। पृथ्वी घबराने लगता है कि डार्कनेस मुझे लेने के लिए आ रहा है। उसी वक्त जय और जूड दोनों को दौरे पड़ने लगते हैं। डार्कनेस पृथ्वी को कंट्रोल कर लेता है और मरने से पहले पृथ्वी डॉक्टर से कहता है डाटा को फॉलो करो और उसी वक्त डार्कनेस उसका गला काट देता है। पृथ्वी दोबारा से मर जाता है। जब जय और जूड होश में आते हैं तो जय थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे पता चला पृथ्वी जिंदा था और वो दोबारा मर गया। डेरियस ये सब देखकर डर जाता है और एक्सपेरिमेंट बंद करने वाला होता है, लेकिन डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। तभी उसे ओबेरॉय का फोन आता है। इधर रूमी का स्पिरिट बॉक्स आवाज करता है। वो कहती है यहाँ कोई तो स्पिरिट है। वो बात करने की कोशिश करती है। जूड पूछता है क्या तुम्हारा नाम तमा है। तभी डार्कनेस उसके सामने आता है और वीडियो कॉल के जरिए जय तक पहुंच जाता है। जूड को दौरे पड़ने लगते हैं और वो चिल्लाता है जय की जान खतरे में है। उधर डॉक्टर अब डेरियस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अजीज सरिता को समझाता है कि आपने जय को खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन सरिता जवाब देती है कि आप अब इन चीजों में खुद को मत घसीटिए। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि जय अपने कमरे में नहीं है। जय छत पर जाकर किनारे पर खड़ा हो जाता है। उसे भ्रम होता है जैसे उसका भाई पृथ्वी उसे बुला रहा हो। फिर अचानक दूसरा पृथ्वी आता है और उसे कहता है उसकी बात मत सुनो, उसके पास मत जाना। इधर जय हवा में फ्लोट करने लगता है। डॉक्टर अजीज उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो जय को छूते हैं उन्हें भी डार्कनेस दिखाई देने लगता है। अजीज किसी तरह जय को बचा लेते हैं और डार्कनेस वहां से गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद देखते हैं कि जूड अच्छे से तैयार होकर अपनी एक्स वाइफ फियोना के घर पहुंचता है क्योंकि उसकी बेटी जूलिया का आज जन्मदिन था। वो बहुत एक्साइटेड था उसे सरप्राइज देने के लिए, लेकिन वहां पहुंचते ही फियोना साफ कह देती है कि जूड जूलिया से नहीं मिल सकता, चाहे वो पुलिस की परमिशन लेकर ही क्यों ना आया हो। दिल भारी करके जूड खिड़की से अंदर झांकता है। अंदर उसे एक आदमी बैठा हुआ दिखता है। ये देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। तभी फियोना आकर कहती है बहुत सालों बाद हमारी लाइफ में थोड़ी खुशी आई है, तुम प्लीज हमें परेशान मत करो। ये सुनकर जूड चुपचाप वहां से चला जाता है। जाते जाते वो एक डॉल गिरा देता है जिस पर वही डार्कनेस उसे खींच लेता है। उधर पुलिस स्टेशन में डॉक्टर से पूछताछ चल रही थी। कल्पना उसे सब्जेक्ट्स की तस्वीर दिखाती है। फिर डॉक्टर पृथ्वी के बारे में बताने लगता है। कल्पना उसे पूछती है पृथ्वी को डेड डिक्लेयर करने के बाद उसकी बॉडी का क्या किया। डॉक्टर झूठ बोलने की कोशिश करता है। तब कल्पना कहती है मुझे पता है तुम पृथ्वी की बॉडी को लैब में ले गए थे। वो एक सिरिंज निकाल कर टेबल पर रखती है। तभी आयशा का फोन आता है। वो बताती है कि वो डेरियस को फॉलो कर रही है। कल्पना उसे कहती है अपना लाइव लोकेशन मुझे भेज दो, लेकिन उसके सामने मत जाना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। इधर कानिटकर इंट्रोगेशन जारी रखता है और डॉक्टर से लैब का लोकेशन पूछता है। उसी समय कल्पना लाइव लोकेशन फॉलो करते हुए डेरियस के पीछे जा रही होती है। कानिटकर बताता है कि सामने रखी दवा ट्रूथ सीरम है जिसे वो डॉक्टर को इंजेक्ट करने वाला था, लेकिन तावड़े चेक करता है कि सिरिंज में नीडल नहीं था। तभी वो लोग यूज किया हुआ सिरिंज लेकर आते हैं और डॉक्टर को इंजेक्ट करने ही वाले थे कि
आखिर में डॉक्टर सब कुछ बताने के लिए मान जाता है, मगर उसी वक्त उसका लॉयर आ जाता है और उसे वहां से ले जाता है। लॉयर उसे समझाता है कि अब अपने घर पर ही रहना और उबर लाइफ कंपनी के आसपास भी मत दिखना। उधर कल्पना आयशा की लोकेशन फॉलो करते हुए उसके कार तक पहुंच जाती है, लेकिन कार में आयशा नहीं होती, उसका फोन भी स्विच ऑफ था। कल्पना तुरंत बंदूक निकालती और सामने की बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। वहां अंदर उसे आयशा मिलती है। वो कहती है मैं ठीक हूँ और लैब तो यही है और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। दोनों बिना आवाज के अंदर जाते हैं और उन्हें सचमुच लैब मिल जाता है, लेकिन तभी अचानक डैरियस आ जाता है और वो आयशा के सिर पर गोली मार देता है। ये देखकर कल्पना शॉक्ड रह जाती है। फिर वो कल्पना के कंधे पर गोली चला देता है और दोनों के बीच में गोलीबारी होती है और आखिर में कल्पना डैरियस को मार गिराती है। इसके बाद वो आयशा के पास जाकर रोने लगती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, लेकिन एक बार फिर से उसका प्यार अधूरा रह गया। बाद में बारोट उससे कहता है कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, एक सिविलियन को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? अगर डैरियस जिंदा पकड़ा जाता तो ज्यादा काम की बात होती। अब ये केस यहीं पर क्लोज होता है। अगली सुबह डॉक्टर को पता चलता है कि पुलिस को लैब मिल चुका है। इधर हम देखते हैं कि अजीज को भी डार्कनेस परेशान कर रहा था। वो सबको बताता है कि कल जय को बचाने के चक्कर में मैंने जो देखा, अब मुझे तुम लोगों पर भरोसा हो गया है और मुझे रूमी की मम्मी पर भी यकीन है। वो रूमी को उसकी माँ की कुछ चीजें देता है, उसमें उसे अपनी माँ की जर्नल मिलती है जिसमें एक दवाई का फॉर्मूला लिखा था। अजीज बताता है तुम्हारे भाई की कंडीशन पर तुम्हारी माँ कुछ काम कर रही थी, लेकिन भाई के मरने के बाद वो पॉजेस्ड हो गई। फिर उन्हें एक कागज मिलता है जिसमें प्रकाशगढ़ लिखा था, जहाँ कोई नामदेव कामले नाम का आदमी रहता है। उधर डॉक्टर अपने लैब लौट जाता है जबकि उसे स्ट्रिक्टली घर पर रहने को कहा गया था। उसकी असिस्टेंट ओल्गा उसे देख लेती है। डॉक्टर उसे पूछता है आखिर ये कमरा कहाँ है, तो ओल्गा कहती है उसे भी नहीं पता। तभी डॉक्टर को याद आता है कि मरने से पहले पृथ्वी ने कहा था डाटा को फॉलो करो। जय और रूमी सत्या नाम के कॉमिक बुक पढ़ने लगते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर सत्या को तामा से लड़ना था। तामा असल में अंधेरा से पैदा हुआ था और अंधेरा उसी से निकला था। तामा लोगों के आंसुओं को पीता था और अगर तुम आंसुओं की नदी को फॉलो करोगे तो तामा तक पहुंच जाओगे। उधर डॉक्टर लैब की वायरिंग को फॉलो कर रहा था और एक कमरे में पहुंचता है। वहां उसने देखा कि बानी और पृथ्वी की डेड बॉडी रखी हुई थी। इसी बीच जय समझ जाता है कि आंसुओं की नदी कुछ और नहीं बल्कि इंसानों का डिप्रेशन और उनका दुख है और यही दुख फार्मा कंपनी अंधेरे को खिला रही है ताकि वो और ताकतवर बन सके। तब जय को एहसास होता है कि तमा कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बल्कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट का असली मकसद है और शायद डॉक्टर को भी तमा के बारे में नहीं पता। उधर डॉक्टर एक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे एक शैतान जैसा डरावना चेहरा दिखता है जिसे घबरा कर वो उल्टे पैर भाग आता है। उसी वक्त उसका फोन बजता है। ओबेरॉय का कॉल आता है। ओबेरॉय उसे डांटते हुए कहता है तुम्हें तो अपने घर पर होना चाहिए था। तुम्हें बचाने के लिए मुझे एक नकली लैब बनाना पड़ा और फिर से उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ा। डॉक्टर कहता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हमें एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ेगा। मैंने सर्वर रूम के नीचे कुछ तो देखा। इस पर ओबेरॉय कहता है तुमने क्या देखा उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। याद रखो मैं तुम्हें जब चाहूँ यहाँ से हटवा सकता हूँ, इसलिए तुम्हारे ही फायदे के लिए कह रहा हूँ। मुंह बंद रखो और ओमार पर एक्सपेरिमेंट पूरा करो, तुम्हारी यही प्रायोरिटी है। इधर ओमार को एक आलीशान घर में लाया जाता है जहाँ वो आराम से बैठकर लंच कर रहा था। इधर रूमी सोचने लगती है कि जैसे अब ये अंधेरा यानी कि तमा उसे हॉन्ट कर रहा है वैसे ही उसकी मॉम को भी ये 15 साल पहले सताने लगा था। तब अजीज बताता है कि जब तुम्हारे भाई पर कोई इलाज काम नहीं कर रहा था तब तुम्हारी मॉम ने दूसरा तरीका ढूंढना शुरू किया, ऐसे तरीके जो साइंस के भी परे थे। वो डिप्रेस्ड थी और इसीलिए तमा उन पर हावी हो गया। उधर कल्पना अपने घर लौटती है। जूड बहुत दुखी होकर अपने घर पर शराब पी रहा था। तभी उसका लैपटॉप अचानक अजीब आवाजें करने लगता है। वो बंद करने की कोशिश करता है लेकिन बंद होता नहीं। गुस्से में आकर वो लैपटॉप तोड़ देता है। तभी उसके घर के लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और जो गुड़िया उसके पास थी वो उठकर बैठ जाती है। जूड अपना छतरी खोल लेता है और कहता है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कॉमिक बुक में आगे दिखाया जाता है कि गुरुजी ने सत्या को समझाया था अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो उसमें रोशनी की एक बीज जरूर होती है। तब जय समझ जाता है वो रोशनी कुछ और नहीं बल्कि इंसान के अंदर की उम्मीद होप है। तभी जूड का उन्हें कॉल आता है जिसमें वो कहता है अपने पास यूवी लाइट्स रखो तभी सेफ रहोगे। लेकिन जय कहता है तमा से लड़ना है तो यूवी लाइट्स नहीं अपने अंदर की उम्मीद से लड़ना होगा। उसी वक्त लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगती है। रूमी और जय जल्दी से जूड के घर के लिए निकलते हैं। उधर जूड गुड़िया से परेशान होकर उसे नीचे फेंक देता है और अपनी बेटी को याद करने लगता है। उसे लगता है कि अब वो कभी अपनी बेटी जूलिया से नहीं मिल पाएगा। वो पूरी तरह उम्मीद छोड़ देता है। तभी जय उसे याद दिलाता है नेगेटिव मत सोचो, याद रखो कि तुम अभी भी जूलिया के पापा हो और बहुत जल्द ही तुम उससे मिलोगे, उम्मीद मत छोड़ो। तभी अचानक जूलिया खुद जूड को दिखाई देती है लेकिन वो उसे याद दिलाने लगती है पापा तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, तुम बहुत बुरे इंसान हो। जूड उसे गले
लगाता है, लेकिन असल में वो जूलिया नहीं होती। इसी बीच जय और रूमी जब जूड के घर तक पहुंच जाते हैं तभी उनके कार के ऊपर जूड की डेड बॉडी गिरती है। उधर जब कल्पना सोकर उठती है तो देखती है कि उसके घर में चारों तरफ काला पानी भरा हुआ था। तभी उसे वहां आयशा की आत्मा नजर आती है और आखिर में वो लड़की भी जिससे वो प्यार करती थी। गांव वाले उसी लड़की नीतू को पकड़ के बांध देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लड़की डायन है और काला जादू करती है। सरपंच कल्पना से पूछते हैं, ये लड़की कह रही है कि तुम्हारे और उसके बीच में जो कुछ भी हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ, क्या ये सच है? रोते हुए कल्पना कह देती है ये लड़की झूठ बोल रही है। उसके बाद गांव वाले नीतू के चेहरे पर का लिख पोत देते हैं। इधर नीतू और आयशा मतलब दोनों की आत्मा कल्पना को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर जब कल्पना होश में आती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। उधर जूड की डेड बॉडी को ले जाया जाता है। उसी वक्त वहाँ पर कॉमिक बुक स्टोर वाला आदमी आता है जो कि कॉमिक बुक डिलीवर करने के लिए आया था। रूमी को याद आता है कि सत्या कॉमिक बुक में लास्ट पेज मिसिंग था, इसीलिए वो कॉमिक बुक ले लेती है। दुकान वाला कहता है जूड से कह देना कि मैं खुद आया था, वरना कल वो फिर आकर तमाशा करेगा। इस पर जय कहता है डोंट वरी, अब वो कभी नहीं आएगा। उधर उबर लाइफ फार्मा कंपनी की तरफ से सफाई देने के लिए मिस्टर ओबेरॉय एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देता है। रिपोर्टर पूछती है आपके एक्सपेरिमेंट में 3 लोगों की मौत हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ओबेरॉय इस बात को झूठ नहीं मानता, लेकिन सारा इल्जाम डेरियस पर डाल देता है। वो कहता है सब्जेक्ट्स को इंजेक्ट वही करता था, वो कंपनी से अलग होकर सब गड़बड़ी कर रहा था और इसके पीछे हमारे कुछ बोर्ड मेंबर्स भी जुड़े हुए थे। उसी समय एक बोर्ड मेंबर जो ये सब खबर देख रहा था, अचानक उसे गोली मार दी जाती है। इधर कल्पना अंधेरे के वश में आकर अपने दोनों हाथ काट लेती है और बेहोश हो जाती है। फिर होता है बड़ा खुलासा। असल में जो मिस्टर ओबेरॉय न्यूज दे रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि आयशा थी। उसने ऐसा डिवाइस पहना हुआ था जिससे उसका चेहरा कैमरे में बदलकर ओबेरॉय जैसा दिख रहा था। अब असली में मिस्टर ओबेरॉय को देखते हैं, वो अब काफी बूढ़ा और कमजोर हो चुका है। आयशा अपने पापा मिस्टर ओबेरॉय को ओमार का वीडियो दिखाकर कहती है अब तो आप खुश होंगे, बस कुछ वक्त और वो कहती है तमा तमता सुपहिता, मतलब के तमा आने वाला है। और यही शब्द रूमी की मम्मी के जर्नल में भी लिखा हुआ था। फ्लैशबैक में देखते हैं मिस्टर ओबेरॉय अपनी वाइफ से अलग हो जाते हैं जिससे कि उनकी वाइफ बहुत रोने लगती है। फिर ओबेरॉय अपनी बेटी आयशा से मिलता है और कहता है पापा को अब एक लंबी जर्नी पर जाना है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। वो उसे डीएनए हेलिक्स जैसी दिखने वाली ब्रेसलेट देता है और बोलता है पापा तुम्हारे साथ ना होकर भी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। एक दिन आयशा की माँ की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। उसके बाद ओबेरॉय अपनी बेटी को अपने पास ही रखता है। कुछ सालों के बाद जब आयशा बड़ी हो जाती है तो वो अपने पापा की कंपनी उबर फार्मा ज्वाइन करती है डॉक्टर बनकर। अब प्रेजेंट में कल्पना जब होश में आती है तो वो अपने सामने आयशा को देखती है और शॉक्ड रह जाती है। आयशा कहती है हाँ मैं मर गई थी लेकिन मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। फ्लैशबैक में देखते हैं जब आयशा को गोली लगी थी तो वो तुरंत हील हो गई थी जैसे कि उसके अंदर कोई पावर हो। कल्पना देखती है कि वो अपने घर पे नहीं थी तो वो घबरा जाती है। आयशा उसे कहती है ये मेरे डैड का घर है, तुम बस फिलहाल रेस्ट करो, और फिर वो कल्पना को वही डिवाइस पहनाती है। उधर ओमार आज का प्रोसीजर कंप्लीट करता है और डॉक्टर से कहता है अंधेरा आज बाहर आ जाएगा। इसके बाद बच्चे को वहां से ले जाया जाता है और लैब खाली करने का आदेश दिया जाता है। तभी ओमार को मिस्टर ओबेरॉय मतलब असल में आयशा का कॉल आता है जो कहती है कि हम ये एक्सपेरिमेंट बंद कर रहे हैं। डॉक्टर गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट उसका सपना था। असली ओबेरॉय कहता है कि कौन सा इंसान पेन ड्राइव में जिंदा रहना चाहेगा, असली मॉर्टेलिटी तो तुम्हारे पास है। कहानी जाती है 14 साल पहले। आयशा एक मेंटल असाइलम में जाती है जहाँ वो रूमी की माँ सबा से मिलती है। सबा आयशा से मिलना चाहती थी क्योंकि वो उसे डार्कनेस तामा से मिलवाना चाहती थी। उसके कमरे के हर दीवार पर तामा लिखा होता है। आयशा के पेन की क्लिकिंग साउंड सुनकर सबा परेशान हो जाती और कहती है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और वो दीवार पर बनी एक आंख की तरफ इशारा करती है। आयशा पूछती है ये क्या है? सबा अचानक उसका गला पकड़कर उठा लेती और पूछती है कुछ सुनाई दिया? आयशा धीरे से बोलती है तमा तमता सुपाहिता। तभी सबा आयशा की गर्दन पर उसी का पेन घुसा देती और कहती है तमा को इस दुनिया में लाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। आयशा पेन निकालती है तो उसका जख्म अपने आप हील हो जाता है। प्रेजेंट में आयशा अपने पापा से कहती है ओमार के जरिए अब हम अमर हो जाएंगे। ओबेरॉय पूछता है क्या तुम्हारी वो इंस्पेक्टर दोस्त तैयार है? आयशा कहती है तैयार हो या ना हो, तमा को जो चाहिए वो तो मिलकर रहेगा। पापा पूछते हैं जब सैक्रिफाइस करोगी तो तुम्हारे हाथ कांपेंगे तो नहीं? आयशा ठंडे अंदाज में कहती है तमा को इस दुनिया में लाना ही मेरा मकसद है। कॉमिक बुक पढ़कर जय समझ जाता है कि तमा की गुफा असल में माइंड स्पेस है और लैब की मशीन दरअसल
दरअसल एक पोर्टल है जिससे तमा हमारी दुनिया में आ सकता है और हम उसकी दुनिया में जा सकते हैं। यानी तमा को सिर्फ उसकी गुफा मतलब माइंड स्पेस में ही हराया जा सकता है। जय डिसाइड करता है कि वो माइंड स्पेस में जाएगा, लेकिन रूमी उसे रोकती है, कहती है मैं तुम्हें खो नहीं सकती। कॉमिक में लिखा था अगर लाल चांद रेड मून की रात तमा को नहीं हराया गया तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, और रेड मून आज ही है। रूमी लास्ट पेज पढ़ती है जिसमें लिखा था सत्या गुफा में गया लेकिन कभी बाहर नहीं निकला, मतलब अगर जय माइंड स्पेस में गया तो वो शायद वापस नहीं आएगा। ये सुनकर रूमी गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर प्रेजेंट में कल्पना के होश में आने के बाद आयशा उसके हाथ को चेक करती है, फिर उसे चाकू पकड़ाती और कहती है एक बार दोबारा काटना, चेक करने के लिए कि कल्पना उसकी तरह इमोर्टल बनी है या नहीं। जय डॉक्टर साहे को मैसेज भेजता है कि वो डॉक्टर से मिलना चाहता है। अब सब लोग आखिरी रात के लिए तैयार हो रहे थे। अजीज रूमी को समझाता है मुझे पता है कि जय का प्लान काफी रिस्की है, लेकिन वो सही कर रहा है। तुम्हारी माँ को मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, इसलिए तुम्हें जय के साथ रहना चाहिए, उसे तुम्हारी जरूरत है। जय जाने से पहले अपनी माँ के लिए एक नोट छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। जब रूमी उसे लेने आती है तो उसे काफी खुशी होती है। डॉक्टर कानिटकर के साथ उबर लाइफ फार्मा कंपनी पहुंचता है। गेट पर उनकी चेकिंग होती है। डॉक्टर झूठ बोलता है कि हम लोग लैब के लिए सामान लेकर आए हैं, मगर पीछे में रूमी, जय और अजीज छुपे हुए थे। इधर आयशा रेड ब्लड मून देख रही थी और कल्पना और ओमर से कहती है बस कुछ वक्त और। डॉक्टर सबको उसी एलिवेटर में ले जाता है जिससे पहले वो बार बार पार्किंग लॉट में पहुंच रहे थे। वो बताता है कि लैब में जाने के लिए एक अलग एक्सेस कार्ड चाहिए जो बाकियों के पास नहीं होता। उधर आयशा, कल्पना और ओमर भी उबर लाइफ पहुंच जाते हैं मिस्टर ओबेरॉय के साथ। आयशा कल्पना से कहती है आज रात तमा इस दुनिया में आएगा और इस दरवाजे के उस पार एक दूसरी दुनिया शुरू होती है, तमा की दुनिया। बाकी लोग आयशा और कल्पना को छुपकर देख रहे थे। आयशा बताती है हमने बानी, पृथ्वी और ओमर के अंधेरे के जरिए इस दुनिया में अंधेरा लाया और इसी अंधेरे से तमा हमारी दुनिया में आएगा और फिर शुरू होगी कभी ना खत्म होने वाली रात। जय माइंड स्पेस में जाने की तैयारी करता है। माइंड स्पेस में पहुंचने के बाद उसे वहां एक भूत नजर आता है। डर के मारे वो भागने लगता है। इधर आयशा तमा से बात करती है और कहती है जिससे तुम्हारी नए युग की शुरुआत होगी वो खून लेकर मैं आ गई हूँ। फिर वो अपने पापा का गला काट देती है और कहती है आपको अमर होना था ना, अब लोग हमेशा आपको याद रखेंगे। आयशा कहती है कि उसने ओमर को तमा के लिए चुना है। ओबेरॉय का खून अंधेरे वाले पानी में बहने लगता है और अंधेरा ओबेरॉय को खींच लेता है। आयशा को पता चलता है कि उसकी माँ को उसके डैड नहीं मारा था, इसीलिए उसने बदला लिया। जय झील तक पहुंचता है जहां उसे उसका भाई पृथ्वी मिलता है। आयशा कल्पना से कहती है बस कुछ वक्त और, उसके बाद ये दुनिया बदल जाएगी। लोग सिर्फ तमा को फॉलो करेंगे। तमा ओमर के शरीर में आकर पूरी दुनिया पर राज करेगा और मैं और तुम तमा के सबसे करीब होंगे। फिर आयशा अपनी असली इमोशंस बताती है। कल्पना तुमसे मुझे वो प्यार मिला जो मुझे किसी और से नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ ताकि तुम भी तमा को इस दुनिया में आते देख सको। फिर वो ओमर को लेकर पानी में उतर जाती है। दूसरी तरफ पृथ्वी जो अंधेरे के वश में था कहता है तू अंधेरे से ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। फ्लैशबैक देखते हैं जब जय छोटा था तो उसने अपने पापा को बालकनी के किनारे खड़े देखा था, लेकिन जब उसने दोबारा मुड़कर देखा तो उसके पापा वहाँ नहीं थे। आयशा ओमर को पानी में डुबाने लगती है और तमा से कहती है इसे अपनाओ और हमारी दुनिया में आओ, लेकिन तभी तमा जय को पानी में डुबाने लगता है। काले पानी की वजह से ओमर का चेहरा काला हो जाता है। ये देखकर कल्पना को नीतू की याद आती है। उस दिन वो नीतू को बचा नहीं पाई, इसलिए इस बार वो ओमर को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। अंधेरा ओमर के अंदर जा रहा था, मगर तभी कल्पना उसे पकड़कर ऊपर ले आती है। वहीं जय गहराई में डूबता चला जाता है। उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। डॉक्टर उसे वापस लाने की कोशिश भी करते हैं। तभी सबको बहुत जोर से आवाज सुनाई देती है। डार्कनेस ओमर को लेने के लिए लौट आता है। रूमी जय को हिम्मत रखने के लिए कहती है और उसे याद दिलाती है कि अपने भाई के साथ बिताए हुए अच्छे पल को याद करो। तब जय को होश आता है और वो पानी के ऊपर उम्मीद की किरण देख पाता है। पृथ्वी उसे पुकार रहा था। लैब में लाइट्स टिमटिमाने लगती है तो डर के मारे डॉक्टर वहां से भाग जाता है। वो कहता है तमा जय को लेने के लिए आ रहा है और वो दरवाजा बंद कर देता है। रूमी एक कुल्हाड़ी निकाल लेती है। जैसे ही जय पानी से बाहर आता है कल्पना के आसपास से अंधेरा गायब हो जाता है। जय ने तमा को कमजोर कर दिया, लेकिन अभी तक तमा हारा नहीं था। जय अपने भाई से माफी मांगता है। तेरी वजह से नहीं, मेरी वजह से तेरा एक्सीडेंट हुआ। पृथ्वी कहता है तमा मेरा इस्तेमाल करके हमेशा तुझ पर हावी होता रहेगा, बस तुझे मुझे जाने देना होगा। यही तमा को हराने का तरीका है। जय अपने भाई को छोड़ देता है और इसके बाद वो जोर से चीखता है और उसके शरीर से तेज रोशनी निकलती है। आयशा ये देखकर हैरान रह जाती है। अंधेरा पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जिससे उसके भी होश उड़ जाते हैं। उस जगह पर आग लग जाती है, यानी तमा के आने का रास्ता अब बंद हो चुका था। गुस्से में आयशा ओमर को मारने वाली होती है।
वो कहती है अगर तमा नहीं है तो इस लड़के का भी कोई मकसद नहीं। लेकिन तभी पीछे से रूमी आती है और कुल्हाड़ी से आयशा पर हमला कर देती है। आयशा पहचान लेती है ये तो सबा की बेटी है। फिर वो रूमी की तरफ बढ़ती है और कहती है तुम्हारी माँ के दिमाग में ही तमा कैद था, लेकिन उसे इस दुनिया में लाने की ताकत तुम्हारे माँ में नहीं थी, इसलिए तमा ने मुझे चुना और मैंने तुम्हारी माँ को आजाद किया और अब मैं तुम्हें भी आजाद कर दूंगी। लेकिन तभी अचानक आयशा के अंदर से इमॉर्टैलिटी यानी कि अमर होने वाली शक्ति कमजोर होने लगती है। उसके अंदर से डार्कनेस की ताकत निकलने लगती है। अब उसे कुल्हाड़ी के वार वाला दर्द महसूस होने लगता है और आखिर में अंधेरा उसे भी खींच लेता है। चारों तरफ आग फैल रही थी तो सब लोग वहां से बाहर निकलते हैं। आखिर में बारोट और उसकी स्पेशल ब्यूरो वाली टीम वहां पहुंचती है और सभी लोग सुरक्षित वहां से निकल जाते हैं। कहानी जाती है एक हफ्ते के बाद। जय डॉक्टर अजीज से थेरेपी सेशंस ले रहा था। इस बार जय के अंदर उम्मीद थी अगर मैं तमा को हरा सकता हूँ तो डिप्रेशन को भी हरा सकता हूँ। ओमर अब कल्पना के साथ रह रहा था। कल्पना उसे सुबह उठाते हुए कहती है पहली बार किसी के लिए मैंने नाश्ता बनाया है, जल्दी उठो। लेकिन ओमर कहता है मेरे सपने में आयशा आंटी आई थी, उन्होंने कहा कि वो मुझे ढूंढने जरूर आएगी। कल्पना डर जाती है मगर कहती है ये बस बुरा सपना था। फिर वो न्यूज देखती है कि उबर लाइफ फार्मा कंपनी में लगी आग की इंक्वायरी पूरी हो चुकी है, लेकिन इंक्वायरी में एक्सपेरिमेंट का नाम भी नहीं लिया। ये देखकर कल्पना तुरंत बारोट को कॉल करती है तो बारोट उसे समझाता है कि तुम अभी अपनी छुट्टी एंजॉय करो, केस क्लोज हो गया है। कल्पना जवाब मांगती है तो बारोट गुस्से में कहता है अभी तुम्हारी पोजीशन ऐसी नहीं है कि तुम मुझसे सवाल करो, कहीं तुम्हारी ये छुट्टी परमानेंट ना हो जाए। बारोट की कस्टडी में डॉक्टर सहाय होते हैं। इधर रूमी अभी भी जानना चाहती है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। जय कहता है तुम्हारी माँ प्रकाशगढ़ गई थी और ये कॉमिक बुक भी वहीं से इंस्पायर्ड है, मतलब कि हमें भी प्रकाशगढ़ जाना होगा। जय कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर दोनों वहाँ रोमांस करने लगते हैं और देखते हैं कि कॉमिक बुक के आखिरी पेज पर लिखा था चैप्टर खत्म हुआ है मगर कहानी नहीं। आखिरी सीन में हम फिर से एकांत चाइल्ड शेल्टर देखते हैं। वहाँ वही 3 बड़े शैतान लड़के एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ ओमर पहुंच जाता है जो अब पोजेस्ड था। वो उन तीनों शैतान लड़कों को मार डालता है जिन्होंने कभी उसे भी परेशान किया था। फिर वो उस छोटे बच्चे को शांत रहने को बोलता है। इससे साफ होता है कि अंधेरा अभी भी जिंदा है और असली डर की शुरुआत अब होने वाली है। और इसी के साथ अंधेरा सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।